16 बच्चों हत्या हुई निठारी में। केस लड़ा गया, बाइज्जत बरी हाईकोर्ट ने कर दिया। कोई मार रहा है सर लोगों को, कोई कर रहा है या सब हवा में हो रहा है इस देश में? हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर दिया बरी। प्रज्वल रेवन्ना को अपने नाम की, पूर्व प्रधानमंत्री देश के देवेगौड़ा जी के पोता होने की, राजनीति में बहुत जल्दी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की, चुनाव से ठीक पहले केस रजिस्टर्ड करा के उसकी सजा मिली है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तो आप ऐसा कह रहे कि शीला दीक्षित चाहती थी कि उसको मार दिया जाए? तो देखिए, शीला दीक्षित सोनिया गांधी जी पहुंची पीड़िता के घर, क्या मकसद था, क्या मतलब? कहीं ना कहीं तो ट्रायल था। ऐसा तो नहीं दिल्ली में सिर्फ एक निर्भया केस हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि निर्भया वाला प्रोटेस्ट जो है का राजनीतिक बेनिफिट लिया गया, प्रोपोगंडा बनाया गया। शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी प्रायोजित आम आदमी पार्टी ने बनाया या पूरे मतलब पूरे मैं तो साथ था, मैं तो साथ हूँ, मैं सब कुछ कार्य में साथ था। किसके? आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी मैं था। जब राज्यसभा सांसद को उनकी कोठी के अंदर, शीश महल के अंदर, मुख्यमंत्री निवास के अंदर उठा उठा के पटका गया, उठा उठा के मारा गया। स्वाति मालीवाल। आप वापस से मतलब ये बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि उनके साथ उसके दर्द को कौन जानता है? मैं तो सबको जानता हूँ, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि घटना हुई ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर था तो कैसे बचा लिया गया? एक अन्ना जी की मीटिंग, हम भी उसमें पहुंचे थे, हम बाहर थे, अंदर ये लोग, इतने लोग गए थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, आदरणीय आडवाणी जी थे, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, आदरणीय अन्ना जी थे, आदरणीय केजरीवाल जी थे। ये सब बैठे और किस साल की बात है? शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनने से पहले 2008, 9, 7, हाँ 10, हाँ यही यूपीआर 1 1 बीजेपी के बड़े लीडर्स उनसे मिले। उस मीटिंग में क्या हुआ? कोई बातचीत हुई, कोई प्लान बना? उस मीटिंग में यही था कि एक ऐसी आंदोलन बनाया जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो, जनता कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो, तो आम जनता को कांग्रेस से कैसे तोड़ा जाए। सब इकट्ठे होके कहां पहुंचे? रामलीला मैदान। एक दिन उस शेखर तिवारी की मां ने फोन किया, बेटा शेखर को उसकी बीबी चीफ मिनिस्टर के घर की बात है। मैंने कैसे मार दिया माता जी? कि तकिया दबा के मार दिया। मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, उनकी धर्मपत्नी भी जानती थी सब। फिर उनके परिवार ने, इंदौर से बेटी के फादर ने अप्रोच किया मुझे कि वो आप इसका केस लड़िए। मैंने कहा मेरा मन कैसे कहेगा इस केस को लड़ने का, मैं कैसे डिफेंस कर पाऊंगा? मुलायम सिंह जी की एक मीटिंग हो रही थी, मुलायम सिंह जी के उसी बीच में कोई एक व्यक्ति मुलायम सिंह जी का विरोध करने लगा, तो मीटिंग हो रही थी। अमर सिंह जी उठे, उस व्यक्ति को मंच पे उठा उठा के पटक पटक के मारा, पटक पटक के मारा। वायलेंस सीधे वही मारा, क्योंकि मुलायम सिंह नेताजी के खिलाफ बोला। एक आरोप था सगे भाई पर बहन के का, पड़ोसियों ने FIR लिखा दी। ऑनरेबल, अब बाद में जस्टिस वैश्य बने, पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो मैं अपने केस के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, पी सिंह अंदर आओ। उसकी माँ को भी अंदर बुलाया, उस बेटी को भी अंदर बुलाया, उस लड़के को भी कस्टडी में अंदर बुलाया अपने चैम्बर में। मैंने कहा इसमें तो कन्विक्ट ही कर दीजिए, भाई बड़ा बहन छोटी, तो इतनी विकृति का क्या करेंगे? इस व्यक्ति को बाहर रख के क्या करेंगे? समाज में तो कभी फिर देख लेगा कोई मोबाइल में कुछ। मुख्तार अंसारी को जहर देके मारा गया था। उनके परिवार का आज भी आरोप है जहर देके मारा गया। स्विच के साथ इस वाले पॉडकास्ट में एक ऐसे लॉयर जुड़े हैं, डॉक्टर AP सिंह, जिनका एक्सपीरियंस 28 साल का है। क्लेम टू फेम कुछ ऐसा है कि आपने हिंदुस्तान में रह के या तो गैंगरेप किया हो, मर्डर किया हो, कॉरपोरेट फ्रॉड किया हो, आप स्टैम्पीड में इन्वॉल्व रहे हों, बड़े बाबा हों, आप इनकी शरण में जा सकते हैं और इनका जो लेजेंड है कि ये लगभग आपको बचा लेंगे। आपने निर्भया जैसा केस जो है जिस पे सबने हाथ खड़े कर दिए, आपने वो केस भी लिया। ऐसा रहा है आपके लीगल करियर में कि कोई केस आपके पास आया हो और मतलब वो मामला इतना डिस्टर्बिंग हो कि आपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, इसको तो लीगल डिफेंस नहीं मिलना चाहिए? है केस एक, बताइए ना प्लीज। केस है, आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन आज बता रहा हूं। बताइए ना प्लीज। नारायण दत्त तिवारी का एक दत्तक पुत्र था, शेखर तिवारी। मुश्किल से उसने DNA टेस्ट, हाई कोर्ट लगा के लड़ाई लड़के अपने को नारायण दत्त तिवारी का दत्तक पुत्र बन गया, अडॉप्टेड।
काफ़ी बुजुर्ग हालत में। नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वीकार भी कर लिया और उसकी माँ के साथ फेरे भी डाल के मतलब उसको पूरा अधिकार दे दिया। वो चलने लगा। उसके साथ एक उसकी महिला मित्र थी जिन्होंने उसके साथ शादी की। प्रोफेशन से वो भी एडवोकेट थी, इंदौर से थी। शादी हुई उनकी, लव मैरिज के बाद शादी हुई, रहते रहे। लेकिन जब एक दिन उस शेखर तिवारी की माँ ने फोन किया, बेटा शेखर को उसकी बीबी ने मार दिया। मैं ये स्तब्ध चीफ रह- मिनिस्टर के घर की बात है। ये चीफ मिनिस्टर यानी रहे, तिवारी चीफ मिनिस्टर हुआ करते उद्योग थे। मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, उत्तराखंड के रहे, उद्योग मंत्री रहे, राजीव गांधी के बहुत मतलब राइट बहुत हैंड रहे, बड़े बहुत घराने की बात महामहिम बता रहे हैं। गवर्नर रहे, बहुत राज्यपाल रहे, कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां कई सारी संभाली। बड़ी उनके जिम्मेदारी। घर में से ऐसी कहानी उनके निकली घर से ऐसी कहानी कि उनके माँ ने आपको फोन किया कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को को मार दिया। मार दिया। मैंने कैसे मार दिया माता जी? कि तकिया दबा के मार दिया। मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, उनकी धर्मपत्नी भी जानती थी सब। फिर उनके परिवार ने, इंदौर से बेटी के फादर ने अप्रोच किया मुझे कि अब आप इसका केस लड़िए। मैंने कहा मेरा मन कैसे कहेगा इस केस को लड़ने का, मैं कैसे डिफेंस कर पाऊंगा? कैसे एक पत्नी अपने उस पति को जिसके साथ उसने दाम्पत्य जीवन का सुख पाया है, जिसने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया है, जो प्यार में थी, जो पहले उसका बिन फेरे हम तेरे थी, लेकिन उसके बाद फेरों में भी आई, जो महिला अपने पति का मंगलसूत्र पहनती हो, माथे में बिंदिया लगाती हो, उसके नाम का सिंदूर भरती हो, उसके हाथ की मेहंदी रचती हो और पैरों में बिछिया और पाजेब पहनती हो, वो कैसे उसकी हत्या कर सकती? लेकिन सिद्ध हुआ, मुझे पता चला, पक्का पता चल गया कि इन्होंने ही मारा है। और सिर्फ किस लिए पता? सिर्फ 1 करोड़ की एफडीआर के लिए। ये किसी को नहीं पता आज तक। सिर्फ 1 करोड़ की 1 करोड़ की एफडीआर बस। शेखर तिवारी के नाम थी, मिली थी आइदर आर सर्वाइवल में। वैसे फैमिली में तो 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी छोटी सी रकम है। बहुत छोटी रकम है। आज नॉर्मल कोई फ्लोर नहीं मिलती है। फ्लोर भी आपके यहाँ 2-3-4 करोड़ की मिलती है फ्लोर, तो 1 करोड़ से क्या होता? गाड़ियां नहीं आती हैं इस ऐसे परिवार के, ऐसे लेवल की। तो वो जब पता चला, माँ ने कहा कि वैसे 1 करोड़ की एफडीआर का झगड़ा था। वो कहती थी तुड़वा दो, करवा दो, और वो करके करवा दो। वो केस ऐसा था। मैंने कहा नहीं, 1 करोड़ के लिए पति की हत्या हो जाए, पति को मार दिया जाए, उस माँ का लाल मार दिया जाए, जिस माँ के लाल बनने और नारायण दत्त तिवारी का बनने का जीवन शेखर तिवारी ने बहुत संघर्ष किया। मिलता था मुझे, बहुत खुशी मिलती थी। सबसे पहले जब उसे एडॉप्शन का वो मिला पूरा इलाहाबाद दिल्ली हाई कोर्ट से, और नारायण दत्त तिवारी ने कहा हमें डीएनए नहीं कराना, उसने डीएनए की चैलेंज किया, डीएनए करा लीजिए, कि हमें डीएनए नहीं कराया, मैं स्वीकार करता हूं तुम मेरे पुत्र हो। बड़ी खुशी हुई। हमें लेके पहुंचा नारायण दत्त तिवारी जी के साथ, पास नैनीताल थे, वहां लेके पहुंचा। मैं पहुंचा, मिला जाके। उनको इतनी सुध-बुध नहीं रहती, काफ़ी एजेड हो गए थे, लेकिन खुशी हुई कि कोई बात नहीं, इसकी खुशी हो, ये खुश रहे, ये खुश रहे, ये दीर्घायु हो, ये सुखी रहे। लेकिन वो सुखी नहीं रहा, वो दीर्घायु नहीं रहा, युवावस्था में, जवानी में चला गया। ये दुखद है। एपी सर, कोई अगर ये कहानी सुनेगा तो उसके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि एक कपल का मामला था, पैसों का बकझक था, पत्नी ने मर्डर कर दिया, आपने ये केस नहीं लिया, बट एट द सेम टाइम निर्भया के साथ जिस तरीके की घटना हुई वो केस आपने ले लिया, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे है? नहीं, उस केस को मेरी माँ ने कहा। अच्छा, वो जो कहानी आप बता चुके हैं ऑलरेडी सच्चा है, पॉडकास्ट में। माता जी ने कहा, माँ ने कहा कि तुम्हें लड़ना है। मैंने कहा बड़ा विरोध है, बहुत। माँ तो टीवी देखती नहीं, माँ तो रामायण गीता उपनिषद में रहती हैं, तो माँ ने तो उसको पता नहीं था क्या चल रहा अखबार निर्भया वाले मामले में। लेकिन माँ ने अपने जूनियर से, वो दीपाली पहुंचे हमारे पीतमपुरा, फिर उसके बाद मानसरोवर गार्डन आया, और फिर वहाँ उन्होंने बता दिया, लोगों ने, पड़ोसी ने, फार्म हाउस पे चले जाओ। वो फार्म हाउस पे ले गए। माँ थी, जूनियर थे, उन्होंने कहा लड़ने के लिए, कहा बच्चा था, कैसे खिला दो पिला दो, बिहार से आई है, भूखी है, प्यासी, ठंड थी, दिसंबर का, जनवरी का महीना था, कहीं नहीं इसे खिलाओ पिलाओ, कहीं मेरा केस कहीं लड़ देंगे केस। इन तमाम एक्यूज में से किसकी अक्षय कुमार सिंह की फैमिली। उसका 6 महीने का बच्चा था, 6 महीने का बच्चा। उसकी माँ आई थी, उसकी माँ आई हमारे पास बच्चे को लेके, और उन्होंने माँ के पास गई, तो माँ का दर्द माँ ने समझा, और उनका वकालतनामा दे दो भर के, इसके पर्टिकुलर वो लेके आए, और वो आ गई अटेस्ट करा के जेल से। किसी भी क्रिमिनल लॉयर की शोहरत कहीं
अखबारों में नहीं होती, उसकी शोहरत जेल में चलती है, क्योंकि जेल में बैठे हुए आधे वकील हो चुके होते हैं, हर समय वकीलों की बात करते हैं, हर समय केस की बात करते हैं, इसका केस, उसका केस, इसका केस। तो उन्हें लगा लोगों की तेरा केस तो कठिन है, लेकिन अगर एपी सिंह जी लड़ देंगे तो हो जाएगा। नंबर दे दिया लोगों ने, वो आ गई, मिल गई, उन्होंने कह दिया। मैंने कहा माँ से, माँ ये बहुत विरोध होगा। कि कौन विरोध करेगा? दुनिया विरोध करेगी। माँ ने कहा तुम्हें दुनिया ने पैदा किया है, मैंने पैदा किया है। तुम्हें दुनिया ने 9 महीने पेट में रखा है कि मैंने रखा है। मैं तुम्हारा ठंड में हाथ लगा के मुंह धोती थी, साफ करती थी। तुम्हारे लिए रात में मैंने स्वेटर बिना सुबह जाने के लिए कि दुनिया ने बिना। मैं चुप हो गया। मैं जीवन भर चुप रहा उस केस में माँ के आगे, और मैं बेहतर दिया, बेस्ट दिया। हर बार पता चलती थी माँ को, हर बार पता चलता था, हर मेहनत पता चलती थी। 4 बार डेथ वारंट मैंने रुकवाए निर्भया केस में। हर बार माँ ने मुझे कहा तुमने बढ़िया किया, तुमने अच्छा किया। और 20 मार्च 2020 को भी जब एग्जीक्यूशन हो गया और मैं 4 बजे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाद में दिल्ली के गवर्नर साहब के यहाँ था, उन्होंने मुझे बैठा लिया। कह नहीं, अब आप बैठिए, आपने बहुत मेहनत की, अब मत दौड़िए, एग्जीक्यूशन होने दीजिए, आप यहाँ बैठिए। मेरे हाथ में है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, ये भी किसी को नहीं पता। ठीक है सर, सिस्टम तो मतलब सिस्टम के साथ एक चीज़ तो है ही, उसकी क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना भी, उसकी तारीफ भी है। इसी सिस्टम में जेल में जो एक कॉन्विक्ट था राम सिंह, शायद उसी की राम सिंह की मार दिया गया था। राम सिंह को किसने मारा? राम सिंह की हत्या किसने? क्या एक दिन कुछ तो पहले पता आदरणीय लगा शीला होगा। दीक्षित जी एक दिन पहले जेल होके आई। राम सिंह मुख्य मुलजिम था। इस केस का नाम भी आता था स्टेट वर्सेस राम सिंह एंड अदर्स। राम सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था कि बस का ड्राइवर था, ये है, सब चलाएगा उसको। तो बस उसको इतना, उसको मारने वाला केवल जेल स्टाफ नहीं था, सह थी, शह सबकी थी। मुख्यमंत्री जी हो, चाहे एक दिन पहले होके आई, तो कुछ ना कुछ था। लेकिन वहां के अंदर इनमेट्स थे, वो इतना प्रेशर में आ गए थे इस केस की वजह से। हुआ क्या, जिसका जजमेंट होना था, जिसकी बेल का ऑर्डर होना था, और वो ऐसी हवा चली आंधी रेप के लिए, रेप मर्डर। जो बरी होने वाले थे उनको 20 साल की कन्विक्शन हो गई, जिनकी बेल होने वाली थी उनकी बेल डिसमिस हो गई। तो वो एक ऐसा माहौल बना दिया लोगों ने कि इसकी वजह से वो निशाने पे आ गया, निशाने पे उसको मार दिया गया। इनमेट्स थे शामिल? इनमेट्स भी थे, स्टाफ भी। ऐसे तो कोई नहीं मार सकता। मैंने कहा था ऐसा हो सकता है तो सीसीटीवी कैमरे लगाइए। नहीं लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, नहीं दिया गया प्रॉपर। तो कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं तो शामिल थे। चाहती भी थी कि राम सिंह खत्म हो जाएगा तो शायद केस हल्का हो जाएगा, मुख्य आरोपी है। राम सिंह मर गया तो फिर मुख्य आरोपी था, फिर किस लिए कैटेगरिकल कन्विक्शन अगर होता तो किस लिए फिर सजा हुई? फिर औरों को क्यों सजाए? एक तरफ आपने राम सिंह को मुख्य आरोपी बना दिया, एक तरफ आपने, याद होगा, जुवेनाइल को मुख्य आरोपी बना दिया। जो जुवेनाइल था, नाबालिग था, उसको बना दिया, 2 बन गए। फिर औरों का क्या रोल है? क्या फिर 4 को क्यों? नहीं, लेकिन जब आप कह रहे कि चाहती थी, तो आप ऐसा कह रहे कि शीला दीक्षित चाहती थी कि उसको मार दिया जाए? तो देखिए, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी जी पहुंची पीड़िता के घर। अच्छा, पीड़िता के घर पहुंची। क्या मकसद था, क्या मतलब था? कहीं ना कहीं तो ट्रायल था। ऐसा तो नहीं दिल्ली में सिर्फ एक निर्भया केस हुआ, हर दिन होते हैं केस, हर दिन मौतें होती हैं, हर दिन रेप होते हैं, हर दिन मर्डर होते हैं। इतनी बड़ी दिल्ली है, माइग्रेंट्स आए हुए हैं सभी प्रदेशों में। लेकिन उसके यहाँ पहुंचने का अर्थ भी मीडिया ट्रायल होता है। हाथरस रेप प्रकरण हुआ, क्यों पहुंचे वहां राहुल गांधी जी? क्यों पहुंचे वहां जो नेता? क्यों पर्यटन स्थली बन गई वहां? पहुंचे ना, क्यों पहुंचे? क्या पहुंचने का कारण था? इसके पीछे मीडिया ट्रायल, वहां जाके उसके साथ करना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, घटनाएं तो बहुत होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मैंने वो केस भी लड़ा और जीता। सीबीआई की कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 2 साल के अंदर 4 को बता दिया गया था रेपिस्ट है, बलात्कारी है, फांसी दो। एक राजपूत समाज को भी टारगेट किया गया था हाथरस रेप प्रकरण में, लेकिन तीनों बाइज्जत बरी हुए। और झगड़ा था, झगड़ा माना गया, झगड़ा हुआ सर। लेकिन जैसे सिटिंग सीएम शीला दीक्षित, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, कहने वाले कहते हैं तब सोनिया गांधी पीछे से गवर्नमेंट को चला रही होती थी। उसमें अगर मीडिया ट्रायल हो भी रहा है तो उन्हीं की सरकार का, अगर मीडिया ट्रायल हो ही रहा है तो उनकी पुलिस का, उनके लॉ एंड ऑर्डर का, उस जिस तरीके से स्ट्रीट लाइट हो या सीसीटीवी, इन तमाम चीज़ों का, फिर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर या पार्टी के मुखिया या मनमोहन सिंह ऐसी किसी चीज़ को शह क्यों देंगे? किस केस में जंतर मंतर भर दिया गया? किस केस में रायसीना मार्ग भर दिया गया? किस केस में इंडिया गेट के ऊपर पानी की बौछारें की गई? किस केस में, केवल एक निर्भया केस में, किस केस में युवक युवतियां कैंडल मार्च करते हुए राष्ट्रपति की तरफ कूच कर रहे थे?
पूरे दिन लाइव चल रहा था। किस केस की वजह से इस दिल्ली में सरकार बन गई, शीला दीक्षित को उखाड़ फेंका गया और खुद सरकार बना ली गई जो उस केस में विक्टिम के, पीड़िता के साथ थे। बनी ना सरकार, बदलाव हुआ ना, खुद शीला दीक्षित हारी ना, चुनाव हारी थी ना खुद एमएलए का। क्या उन्होंने इतने गलत काम किए थे? क्या आज भी उनकी ये सच नहीं है कि शीला दीक्षित की आज भी योजनाएं दिल्ली में अभी लागू नहीं हो पाई हैं? उनकी योजनाएं आज भी दिल्ली में लागू नहीं हो पाई अभी। आप आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उनसे सबने कैंडल मार्च किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निर्भया वाला प्रोटेस्ट जो है वो राजनीतिक बेनिफिट लिया गया, प्रोपोगंडा बनाया गया, शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने बनाया या पूरे मतलब पूरे मैं तो साथ था, मैं तो साथ हूं, मैं सब कुछ कार्य में साथ था। किसके? आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी मैं था। देखा गया, वहां चलाया जाता था कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब अच्छा, कुछ है। उन लोगों ने मतलब एक जो जनता को आज तक ये लगता है कि निर्भया के गैंगरेप और मर्डर के बाद जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत स्पॉन्टेनियस था। आप कह रहे स्पॉन्टेनियस नहीं था, एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई थी राजधानी में जिसको अपनी जड़ें जमानी थी, जमाने के तो लिए उसने मतलब एक माहौल तैयार किया, अगर मैं सही समझ नहीं, माहौल तैयार किया, माहौल तैयार किया, ये राजनीतिक लाभ उठाया, राजनीतिक लाभ उठाया और राजनीतिक लाभ लिया, जिसका अगर सही समझे तो कांग्रेस को लाभ अभी तक लिया गया। इस चुनाव के अभी पीछे 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 16 दिसंबर 2024 को भी केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति थे कि जो भूले हुए सिस्टम, पीड़िता की मां को, मृतका की मां को बैठाल के मंच पे एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। अभी भी वो चाहते थे इसको भुना लूं, लेकिन लोग तो जानते हैं कि इसके बाद कितनी घटनाएं हुई। केजरीवाल जी, आपके 3 बार के शासनकाल में क्या 56 टुकड़े नहीं कर दिए गए लड़की के थे? श्रद्धा वाकर के पिता के साथ क्यों नहीं प्रोग्राम किया गया? श्रद्धा वाकर का भी तो एक बेटी का पिता था जिसके टुकड़ों को जंगल और खेत में बिखेर दिया गया, वो भी तो था। कड़कड़डूमा की कोर्ट में गुड़िया के साथ हुआ, वो भी तो केस था, उसके माता पिता भी तो थे, उसके लोग भी थे। बट ऐसी घटनाओं पे तो आम आदमी पार्टी कह देती है कि लॉ एंड ऑर्डर कभी उनके हाथ में रहा नहीं, तब शीला दीक्षित राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। ये सब कहने की बातें हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था तो फिर अपना, जब राज्यसभा सांसद को उनकी कोठी के अंदर, शीश महल के अंदर, मुख्यमंत्री निवास के अंदर उठा के पटका गया, उठा के मारा गया, स्वाति मालीवाल। आप वापस से मतलब ये बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि उनके साथ हिंसा हुई उसके है। दर्द को कौन जानता है? मैं तो सबको जानता हूं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। ये घटना हुई ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर था तो कैसे बचा लिया गया? कैसे बच गए? बचा गया ना, तो सच्चाई है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जहां उनको बचा लेना होता है वो बचा लेते हैं? हाँ, जहां बचा लेना, जिसके साथ बचा लेना होता है। सरकार था वो भी केस, बात कुछ और थी, बात थी दूसरी तरह की थी, प्यार मोहब्बत की थी, राज्यसभा सदस्य को लेके थी, राज्यसभा से इस्तीफा दिलाने की थी, बात ये थी। क्या है कहानी, क्या है अभी तक किसी को पता नहीं। वायलेंस, बिभू हमारे बहुत अच्छे क्लोज जी, बिभू इसमें मुलजिम बनाए गए, जो आरोप दिखाए गए वैसी बात नहीं थी। बट कुछ तो बताइए सर। बिभू, केजरीवाल जी के बिभुर बहुत अच्छे साथी, शुरुआत के साथी, जब आम आदमी पार्टी से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए थे, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, बिभू, सब हम लोग होके आए थे। मैं यहाँ पे एक सेकंड इंटरप्ट करके आपको एक कहानी बताता हूँ। बक्सर से हूँ जी। जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ करता था तब अरविंद केजरीवाल बक्सर आए थे। स्वाति मालीवाल थी जो लोगों को ये एक्सप्लेन करती थी कि आरटीआई है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना। उन्होंने बोर्ड पे लिखा था, बक्सर की एक फ़ोटो भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। बट अचानक से जब ये घटना हुई कि उनके बंगले पे पिटाई हुई, तो जनता ये फिगर आउट कर रही है आज तक। बात बस इतनी सी पता चली है कि पिटाई हुई, हुआ क्या? कोई कहानी है इसमें? इसमें कहानी इतनी है कि उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया गया था आम आदमी पार्टी से। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उनका त्याग था, उनकी तपस्या थी। स्वाति मालीवाल का राज्यसभा सदस्य तो कुमार विश्वास को भी बनाया जाना चाहिए था। बनाया नहीं गया। उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाया जाना चाहिए था। चलिए, एक बहुत अच्छे पत्रकार से राजनीति में आए थे, आजकल राजनीतिक विश्लेषक हैं, चांदनी चौक से आशुतोष जी, हमारे अच्छे मित्र। चांदनी चौक से हमारा दीपाली पीतमपुरा चांदनी चौक में लगता था, चुनाव लड़ा, वो आए, सब कुछ किया, कार्यालय वारालय बनाया, हम लोगों ने काम किया आशुतोष जी के। तो
आशुतोष जी को भी राज्यसभा सदस्य बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां रही थी। आशीष खेतान को बनाना चाहिए था। ये सब चीजें थी। बनाना तो फिर योगेंद्र यादव को बनाना चाहिए था। अन्ना हजारे को तो गवर्नर ही बना लेना चाहिए था। अन्ना हजारे को तो अपना संरक्षक, फाउंडर मेंबर है। आज तक क्या हुआ, कहाँ विलुप्त प्राय हो गया अन्ना हजारे? न जाने करप्शन के कितने इस बीच एलिगेशन आए, जनता आए दिन पूछ देती है। स्वाति मालीवाल पे लौटेंगे, कहाँ गायब हो गया अचानक से मार्केट से? राले गांव में बैठे अरे ट्विटर पे तो एक्स पे इन दिनों जो है उस पे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला देते हैं कि इनको रॉकफेलर फाउंडेशन ने खड़ा किया था, अमेरिका के पपेट थे, आरएसएस पीछे था, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थे। चूंकि सर आप फाउंडर मेंबर रहे हैं अन्ना और हजारे, अभी आपने एक मतलब सच्ची घटना चूंकि पार्टी के फाउंडर मेंबर के तौर पे बताई कि निर्भया का जो मामला हुआ उसका आपके हिसाब से राजनीतिक लाभ उठाया गया था। रॉकफेलर फाउंडेशन कोई मतलब इसमें ऐसे लोग पहुंचते थे। कौन पीछे था सर? मैं ऐसे लोग पहुंचते थे उस समय जंतर मंतर पर डेंट पेंट होके भी, जो उस समय के प्रणब मुखर्जी जी के बेटे ने कह भी दिया था कि डेंट पेंट होके पहुंचते हैं। मतलब कैमरे नहीं है अभी तो सही हो रहे हैं, अपने उसमें से मोबाइल में चेहरा देख के सही हो गया। बस जैसे कैमरे, सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। मैं तो वहां का खुद आई विटनेस हूं, बिल्कुल आई विटनेस हूं। जैसे कैमरे ऑन हुए, शुरू कर, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, बहुत जोश, बहुत तेजी, केवल कैमरों पे दिखाने के लिए ये सब था। तो यही कहानी और सच्चाई और अच्छाई यही है। इन लोगों को नहीं बनाया, चलिए सौभाग्यशाली थी जो इनको राज्यसभा सदस्य दे दी गई। तो स्वाति वाले पे आपको इसका अच्छा, मतलब थोड़ी सी इसकी भी कहानी बता दी कि अन्ना को समझ में आया उनके साथ क्या हुआ है। विदेश से तो फंड नहीं ले सकते, इतना मैं अन्ना जी को लेकिन अन्ना को ये समझ में आएगा उनके साथ क्या हुआ, मतलब अन्ना जी को समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी। अच्छा, लेकिन मतलब कुछ हुआ उनके अन्ना जी की एक मीटिंग, बहुत पहले मीटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक अन्ना जी की मीटिंग, हम भी उसमें पहुंचे थे, हम बाहर थे, अंदर ये लोग इतने लोग गए थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, आदरणीय आडवाणी जी थे, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, आदरणीय अन्ना जी थे, आदरणीय केजरीवाल जी थे। ये सब बैठे और किस साल की बात है? शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनने से पहले 2008, 9, 7, हाँ, 10, हाँ, यही यूपीए 1 के आसपास के बीच के आसपास, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वहीं से नाम आया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ऐसा सामाजिक संगठन लेके अन्ना जी को सामने। अन्ना जी का ऐसे चेहरा था जो महात्मा गांधी के लिए पूरा देश दीवाना होता था, वही अन्ना जी को उसी रूप में देखता था। आज की पीढ़ी ने देखा। बट ये महाराष्ट्र भर के पर्टिकुलर एक क्षेत्र, महाराष्ट्र के तो ऐसे तो गांधी जी भी गुजरात के थे। नहीं, गांधी जी तो सरदार पटेल भी थे और ग्लोबल आइकॉन हो गए। लेकिन अन्ना हजारे को मैं नहीं जानता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले। खैर, हाँ, ये बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें जनाया गया, उन्हें जंतर मंतर पे लाया गया। बीजेपी के बड़े लीडर्स उनसे मिले। उस मीटिंग में क्या हुआ? कोई बातचीत हुई, कोई प्लान बना? उस मीटिंग में यही था कि एक ऐसी आंदोलन बनाया जाए जो नॉन पॉलिटिकल हो, जनता कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो, जनता कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो। जनता कांग्रेस जब होती है तो कांग्रेस वाले कांग्रेस में अंधे हो जाते हैं, बीजेपी वाले अपने बीजेपी में हो जाते हैं। तो आम जनता को कांग्रेस से कैसे तोड़ा जाए, बीजेपी से भी तोड़ा जाए, कुछ लोगों को आए, उसमें से भी आए, अन्य पार्टियों से भी आए, छोटे छोटे दलों से भी आए, सब इकट्ठे होके कहां पहुंचे? रामलीला मैदान। बट ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसकी शुरुआत हुई, मतलब जो बीजेपी का लगभग टॉप पॉलिटिकल उस समय का टॉप पॉलिटिकल था, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, जेटली जी, ये टॉप पॉलिटिकल लीडर्स यूपीए 1 में समवेयर अराउंड इन द मिड ऑफ यूपीए 1 मिले, तब अन्ना हजारे की पिक्चर में एंट्री। अरुण जेटली जी सुप्रीम कोर्ट में अच्छी वकालत, हम लोग भी उनसे जुड़े हुए, तो हम लोग सब आपस में, तो हम वहां पहुंचे, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत का दौर है। वहाँ शुरुआत हुई, चलने लगा, काम हुआ, बढ़ा, आंदोलन बढ़ा, रामलीला मैदान पूरा भर गया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार हुआ था, उसका सारा, उसके भी अटेंडी शायद बाबा रामदेव थे, किरण बेदी जी थी, किरण बेदी जी भी फ्री थी, तो तिरंगा लहराना वो सब पूरा, बाबा रामदेव जी भी फ्री थे। वो इतने बड़े उस समय उद्योगपति नहीं थे उद्योगपति, चल रहा था उनका। बाबा उद्योगपति रामदेव जी को कैसे आइडेंटिफाई करें लोग, बाबा के तौर पे उद्योगपति? अब लोग कोई लाला रामदेव भी कहता, लेकिन मैं तो उन्हें बाबा रामदेव जी कहता। भगवा है, उद्योगपति का नहीं, उद्योगपति तो हैं भी हैं, हाँ, उद्योगपति हैं, लेकिन उनका उद्योग उस समय उतना बड़ा ना, उनका उद्योग विदेशों के लिए नहीं है, भारत के लिए। उनका उद्योग भारत के लिए है, भारत के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों। अगर उन्हें विदेशी कंपनियों से हटके भारत की वज्रदंती चलाई
तो विदेशी कंपनियों को हटाया, उनकी नकलीपन को हमेशा हटाया। अंतर हो जाएंगे। बाबा मतलब वो बाबा भी हैं और उद्योगपति भी हैं, दोनों बहुत नहीं, बड़े बाबा हैं। पहले, उद्योगपति साथ बाद में। ठीक है। तो ये तो आप बता रहे थे कि वो इंडिया सब लोग, अगेंस्ट रामदेव करप्शन। जी सब इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम हुआ, हम लोग भी थे। हम्म। तो वहां से तैयार हुआ कैसे कि शुरुआती दौर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरुआती दौर। पार्टी नहीं, अभी कोई मतलब नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हर व्यक्ति का भाषण, हम समाज को बदलेंगे, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त, हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, कोयला लाएंगे, हम जंतर मंतर पर कोयला लेके बैठेंगे, कोयला घोटाला बचाने के लिए, 2G स्कम के लिए हम करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, जो बिल आ रहे हैं उनको फाड़ेंगे, हम लाइट जला जला के मोबाइल की विरोध करेंगे। इस तरह से नए नए कंसेप्ट से हम गाड़ी नहीं लेंगे, कभी हम राजनीति तो VIP करेंगे कल्चर नहीं, को हम VIP कल्चर oppose खत्म करेंगे, हम लाल बत्ती खत्म कर, रिवॉल्विंग लाइट खत्म करेंगे, हम सिक्योरिटी खत्म करेंगे, हम ये सब कुछ खत्म करेंगे। अन्ना की एंट्री हो गई अभी तक? अन्ना की एंट्री हो कौन गई। लाया उनको? अन्ना जी को केवल केजरीवाल जी नहीं लाया, अन्ना जी भारतीय जनता पार्टी और सबसे मिले हुए थे, ऐसा नहीं था, सब परिचित थे महाराष्ट्र के, तो सब उनको लाए, उनकी इच्छा हुई, वो दिल्ली में आ गए, दिल्ली में शुरू हो गए। इसीलिए आपने देखा अन्ना जी धरने पे बैठे हैं, अन्ना जी को जूस पिलाया जा रहा है, अन्ना जी ही जेल गए, अन्ना जी को जेल, जब आंदोलन चल रहा था तब हम लोग भी थे, वकालत में तो थे ही अच्छे उस समय तक, 98-97 की प्रैक्टिस है। तो केजरीवाल जी को जब पर्सनल बॉन्ड भरना था, जब एक बार जेल गए थे तो पर्सनल बॉन्ड उन्हें भरना था, उन्होंने पूछा कि पर्सनल बॉन्ड भरूं, हमने कहा नहीं भरो, आपने कहा? हमने कहा नहीं भरो पर्सनल बॉन्ड, समझ गए, नहीं भरना है, उन्होंने कहा नहीं भरना। जज ने उनसे पूछा पर्सनल बॉन्ड देंगे तो आपको छोड़ देते हैं, उन्होंने कहा नहीं भरूंगा, जज की मजबूरी थी जेल भेजना। जो 2-3 दिन जेल रहे और जेल से निकल के जो तिहाड़ जेल, तिहाड़ मार्ग से, तिलक नगर से निकल के जुलूस निकला, वो राजनीति करने की शुरुआत था कि कैसे हम जनता को मोटिवेट करें, कैसे हम जनता को करें, तो शुरुआत थी, शुरुआत हुई, सफल शुरुआत हुई। बाद में आम आदमी पार्टी बनी, 3 बार सरकार रही, शीला दीक्षित के पैरेलल, जो कांग्रेस आज़ादी के समय से चल रही थी, उसके पैरेलल एक नई पार्टी ने आके इस तरह की नीति रीति पद्धति, दिल्ली देश की राजधानी जो मिनी इंडिया है, वहाँ राजनीतिक वर्चस्व हासिल किया, उसका फायदा पंजाब में भी है, गोवा में भी प्रयास किया, गुजरात में भी है, चल रहा है। थोड़ा सा वही सवाल वहीं पे रह गया कि अन्ना की एंट्री के बाद से लेके उनके एग्जिट तक उनको कभी भी समझ में आया कि हुआ क्या उनके साथ? उनको समझ में तब आया जब आम आदमी पार्टी बन गई। वो ये कहते रहे कि हम पार्टी नहीं बनानी, राजनीति नहीं करनी, पार्टी नहीं बनानी। फिर उन मीटिंगों से उन्हें दूर कर दिया गया, रालीगांव से नहीं बुलाया गया, टिकट नहीं करा के बुलाया उनको तो गया। फिर तो लगभग हर जगह से दूर कर दिया गया, होते सब ने, मतलब राजनीतिक पार्टी कैसे नियम साफ करेंगे। केजरीवाल ने एक बार, अरविंद जी ने कहा, एक बार कहा जब अन्ना से कहा नहीं राजनीति करनी, कहा नहीं, बिना इस दलदल में उतरे हुए हम इसको साफ नहीं कर पाएंगे, हमें इस दलदल में उतरना पड़ेगा और तब हम इसको साफ करेंगे। ठीक है, बट पॉइंट इज कि अन्ना से उसके बाद कभी आपकी कोई बातचीत हुई है जिसमें उनको कभी ऐसा लगा हो कि यार एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ गए जिससे शायद जुड़ना चाहिए उनके था? 5 सिद्धांत थे अन्ना जी के, भ्रष्टाचार नहीं करना, शराब का नहीं प्रयोग करना, समाज में जातिवाद ये सब नहीं फैलाना, इस तरह की बातें उन्होंने सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत थे। अब बाद में हुआ क्या, शराब एक के साथ एक फ्री भी दी गई, तो समझिए आप, भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे बोलना ही छोड़ दिया, किसी पार्टी के किसी करप्शन पे बोलते नहीं, एकदम ही। हम लोग पीछे और पहुंचे थे, जब ये पार्टी बना ली, ये चलने लगे, सरकार बन गई थी इनकी, हमने कहा अब अन्ना जी क्या करें। अन्ना जी महाराष्ट्र में एक बड़े भाई के रूप में उसको अन्ना को उस तरह से बोलते हैं, तो क्या करें कि अब कुछ मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब उन्होंने गिव अप कर दिया, उनका भरोसा खत्म हो गया, अब लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस का जो हुआ, उन्होंने कहानी सुनाई, वो एक घोड़ा जा रहा था, एक अस्तबल में घोड़ा था बहुत अच्छा, डकैत को वो घोड़ा अच्छा लगता था, बाबा भारती की, कहीं सुनो, मुझसे बोलते थे अजय सुनो बैठो, कहीं बाबा भारती के घोड़ा था, उस घोड़े को डकैत लेना चाहता था, वहाँ का अच्छा रोबर, बाबा भारती नहीं देना चाहते थे, तो उस डकैत ने एक दिन ड्रामा किया, बाबा भारती जा रहे थे नहर के किनारे किनारे घोड़े पे बैठे, वो डकैत नहर के नीचे गिरा हुआ, चोट लगी, जैसे चोट लगी हुई गिरा हुआ कराने लगा, जैसे बाबा भारती निकले कराने लगा, बाबा भारती उतरे तो घोड़ा छोड़ दिया और उतरे, संभाला क्या हुआ, उठे, चोट लग गई, चलो तुम्हें दवा वैद्य के पास ले चलते हैं, वैद्य के पास, उसको बिठा दिया घोड़े पे। जब वो घोड़े पे बैठ गया तो तुरंत थोड़ी देर में तन के बैठ गया वो, बाबा भारती पीछे, घोड़ा ही नहीं नारा हवा में। बाबा भारती ने कहा रुको,
कि क्यों वो आ गया घोड़ा घुमा के, बताओ, घोड़ा तो जिसके पास लगाम, हथियार जिसके पास ट्रेगर और घोड़े की लगाम उसके पास। बा भारती ने कहा सुनो सुनो, कहीं इस घटना को किसी को बताना मत। कहीं क्यों? कि बस बताना मत, बस वो छोड़ा, क्रिमिनल तो क्रिमिनल था, वो लेके घोड़ा चला गया। बा भारती वापस आ गए, अपने अस्तबल में लेटे, अपने घर में वहां अस्तबल था, तो उन्हें लग रहा था मेरा घोड़ा चला गया। चुपचाप, उन्होंने किसी से बताया नहीं, किसी शिकायत नहीं की। घोड़ा, ये अन्ना जी की कहानी थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस दिन। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर रात के 2-3 बजे उन्हें अपने अस्तबल में से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई। उन्होंने सोचा घोड़ा तो ले गया, ये तो मुझे सपना आ रहा है, मुझे लग रहा है हिनहिनाता था मेरा घोड़ा ऐसे। फिर हिनहाने की आवाज आई, फिर वापस वो आए, देखा तो घोड़ा बंधा हुआ था। फिर वो क्रिमिनल उसे मिला कि मैंने बाबा घोड़ा इसलिए वापस दे दिया कि आपने कहा था कि इस कहानी को बताना मत किसी को, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग भरोसा करना छोड़ देंगे किसी घायल पर, किसी इंजर्ड पर, किसी दुखियारे पर, इसलिए ये बताना मत किसी को। मैं इस वजन को लेके, एक टॉप क्रिमिनल, उस वजन को लेके नहीं रह पाया। अन्ना जी ने कहा अब लोग भरोसा नहीं करेंगे, किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, इस देश की जनता को छल लिया गया, धोखा दे दिया गया। अन्ना जी किसी को क्रिमिनल इंडिकेट करना चाह रहे थे अपनी कहानी के थ्रू। उनका कहने का यही अर्थ था कि हमारे साथ जब इसने ऐसा धोखा दिया तो उनका चरित्र रूप हम अपनी ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं कि अन्ना जी की कहानी से वो क्या मीनिंग निकालना चाहेंगे। नहीं, स्वाति मालीवाल जी, अंदर खाने बातचीत हुई होगी आपकी, मतलब इतना बड़ा सर्कल है, क्या हुआ आखिर एग्जैक्ट? आप बोल रहे विभव भी अच्छे आदमी हैं, आप बोल रहे स्वाति के साथ भी गलत हुआ, आप बोल रहे हैं जिसको बचाना होता है उसको बचा लेते हैं, हुआ क्या है? स्वाति और विभु में अरविंद जी बीच में फंस गए मझधार में। अच्छा। उनकी दोनों आंखें थी। अच्छा। राइट विभु, लेफ्ट स्वाति। तो वो उसमें फंस गए, कुछ नहीं जो हुआ उसको भी विरोध नहीं कर पाए। वायलेंस हुआ? हाँ, अब हॉट टॉक के बाद जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहाँ वायलेंस तो वायलेंस किसी पहले प्यार था, बहुत पहले प्यार था, बाद में वायलेंस हो गया। तो किसी ने तो किया होगा ये। हाँ, वो आपस में ही हुआ, उनके द्वारा भी हुआ, उनके द्वारा भी हुआ। अच्छा, अब ऐसा तो था नहीं कि कोई गुलाब का फूल दे रहा था और कोई मार रहा था। जब इधर से उठेगा तो उधर से भी उठेगा। तो वही 2-4 लोग थे अंदर, वही थे बस, तो आपस में दोनों लोग थे। ठीक है सर, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। आपका एक पॉपुलर स्टेटमेंट है, करेक्ट करिएगा, मीडिया में बड़ी सारी बातें जब आप जैसा कोई पर्सनैलिटी होता है तो चल जाती, करेक्ट करिएगा मतलब अगर ये सही स्टेटमेंट ना हो, कि एक टेररिस्ट को भी मतलब क्रिमिनल लॉयर मिलना चाहिए, उसको डिफेंस मिलना चाहिए, सही स्टेटमेंट है ये? तो कल क्या हाइपोथेटिकली आपके पास मतलब ये जो पहलगाम में हमला हुआ है ना, धर्म पूछ के 26 लोगों को मार दिया गया, ऐसा कोई मामला आता है, आप लेंगे? नहीं, वो आ ही नहीं पाएगा। अब हमारी देश की सेना आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, किसी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उसे जमींदोज किया जाएगा, उसे मुकदमा लड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकवादियों का मैं खुद केस नहीं लड़ूंगा, लीगल एड मिलनी चाहिए, वो अलग बात है, मानव लीगल एड जैसे पन्नू है। मतलब उदाहरण बदल देता हूँ कि भारत सरकार का प्रयास ये है कि कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बड़े सारे से खालिस्तानी टेररिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे तो जाके उनका एनकाउंटर, अब एलिगेशन लगा देते हैं अमेरिका और कनाडा वाले कि हम लोग वहाँ पे भी घुस के मार दे रहे हैं, गॉड नोस कैसे मार दे रहे हैं। बट कल क्या पन्नू का डिपोर्टेशन हो जाता है ना, गुरपतवंत पन्नू, वो भारत में डिपोर्ट होके आ गया, अब उसको लीगल एड मिलना चाहिए। तो आप ऐसा कोई केस लेंगे अगर पन्नू आ जाता है तो? मैं नहीं लूंगा, लेकिन लीगल एड तो सरकार देती है और देगी ही, मैं तो नहीं लूंगा। खैर, ये मेरी अपनी आत्मा, कोई मुझे फोर्स करके नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो मुझे लड़ना है मुझे लड़ना है। ऐसा भी नहीं कि न्याय तो सबके साथ होना चाहिए, फैसला अदालत का हो। कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें हेफ्टी पैसा, अंधा पैसा, मतलब मामला बहुत ही गड़बड़ झाल है, मतलब सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और अंधा पैसा ऑफर किया जा रहा है? हाँ, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज का, इसमें 850 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया था। अच्छा। उनके खुद के आश्रम पे हमला किया गया, उन्हें मुलजिम बनाया गया, उन पे देशद्रोह के केस लगाए गए, उन्हीं पे हत्या लगाई, उन्हीं के फॉलोअर मारे गए। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले थे, वो चलाए गए, उनसे लोगों की मौत हुई, सब कुछ पता, उनके भक्त मारे गए और उन्हीं पे देशद्रोह और हत्या का केस लगा दिया गया। उनके सदैव फॉलोअर्स ने ब्लैंक चेक रख के दे दिया हमें, ब्लैंक साइंड चेक आज भी रखे हैं हमारे पास कि जितना चाहे आप भर लेना, कभी चेक बाउंस नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया।
ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर कोई भरोसा करता है, कोई विश्वास देता है, अंधा पैसा क्या, जितने डिजिट्स भर लो, डिजिट्स भर लो। उन्होंने कहा था कि आप बस बता देना कि मैंने ये चेक भरा है और ये डाल रहा हूँ इस दिन, वो हमारा काम है करने का। लेकिन जिस तरह से बना दिया गया परम संत रामपाल जी को, कन्विक्टेड है वैसे तो, नहीं ट्रायल चल रहे हैं, अभी ट्रायल भी चल रहे हैं, बट कन्विक्शन तो कन्विक्शन है सर। हाँ एक कन्विक्शन है और भी हाई जब कोर्ट तक में, हाई कोर्ट overturn में पड़ा नहीं होता हुआ है, तब हाई तक कोर्ट तो- में पड़ा, उनकी अच्छाइयाँ गौर कर दी। आपने ब्लैंक चेक नहीं भजवाया, ब्लैंक तो आपने जो ब्लैंक चेक नहीं भजवाया, ऐसा ही ब्लैंक चेक मान लीजिए, अगेन क्रिमिनल लॉ और डिफेंस लॉयर की बात है, अगर प्रज्वल रेवन्ना जैसा कोई मामला ब्लैंक चेक के साथ आपको मिलता है तो आप लेंगे? नहीं, फीस तो लूंगा, फीस क्यों नहीं लूंगा, लेकिन ब्लैंक चेक की बात, मैं उनकी एक आस्था की बात की, ऐसे लोगों का किसी का करूँ तो ब्लैंक चेक लूंगा, कहीं भर के दे। नहीं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का केस आप लड़ना चाहेंगे? अगर हाँ तो मतलब क्यों, ना तो क्यों? नहीं, लड़ने में क्या, केस है, केस में लड़ा जाएगा। 70 महिलाओं के सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की बात है सर, 2600 से ऊपर क्लिप है, फॉरेंसिक में उनके चलिए, अपने फोन ये से तो आपने, निकला है। ये तो रेप की बात की, फॉरेंसिक की बात की, प्रज्वल रेवन्ना केस में कन्विक्शन की बात की हाँ बात बता रहे, कन्विक्शन जो की थोड़ा बात, मैंने हाँ पढ़ा है। कन्विक्शन की बात बता रहे हैं। सेंटेंसेस भी तय हो गए 16 बच्चों की हत्या हुई निठारी में। निठारी में, केस लड़ा गया, बाइज्जत बरी हाई कोर्ट ने कर दिया। कोई मार रहा है सर लोगों को, कोई रेप कर रहा है, या सब हवा में हो रहा है इस देश में? हाई कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी, मैं तो आपसे माननीय पूछ- सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर दिया बरी। मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ एज ए लीगल, कैसे बोलूँ, लीगल प्रज्वल स्फेयर के रेवन्ना को अपने expert- नाम की, पूर्व प्रधानमंत्री देश के देवेगौड़ा जी के पोता होने की, राजनीति में बहुत जल्दी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने की, चुनाव से ठीक पहले केस रजिस्टर्ड करा के उसकी सजा मिली है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसकी सजा दी गई, जिसके केस में कन्विक्शन किया। आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला आएगा, आपको दिखेगा, आपको पता भी चलेगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए ठीक चुनाव से पहले, ठीक इसलिए क्योंकि वो राजनीति में बहुत ऊंचाई पे चल रहा, ऊंचाई पे जाने, राजनीति में मुकाम पाने की सजा यहाँ भुगत पे रहा है। थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा कि एक ऐसी फैमिली से आना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है, आपके चाचा सीएम रहे हैं, बाबूजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, दादा आपके लिए हासन की सीट छोड़ रहे हैं, कर्नाटका जैसा सुपर रिच स्टेट है, आपका अपना कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं ना जूता घिस के आप मतलब नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के कोई बहुत बड़े नेता पारिवारिक बन गए बैकग्राउंड हैं, है। मतलब मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर का जैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है चंद्रशेखर के साथ, नहीं, रावण नहीं, के नहीं, साथ। उनका भी था, सबका मैं कह रहा हूँ मेहनत से- रावण के साथ, मतलब मेरे को लगता है वो स्ट्रीट से उठ के आदमी नेता बिल्कुल बना। है। तो प्रज्वल रेवन्ना कोई सर मतलब मेरे को लगता है स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, मतलब एक ऐसी फैमिली का लड़का है जो इतनी पावरफुल फैमिली है जो ऐसे किसी भी मामले को दबाने की पूरी ताकत रखती है। उसके बाद 70 महिलाएं हैं, अपने डिवाइसेस में है, 2600 क्लिप्स हैं, सेल्फ रिकॉर्डेड है, फॉरेंसिक कह रहा है, कॉन्विक्शन हो गया है। कन्विक्शन हो गया, अब वो बातें तब भी बहुत- वो केस लड़ा जाने लायक है आपके हिसाब से? नहीं, केस तो है क्या इस देश में, महिला कोई भी बात कहती है तो महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाएगी, महिला के लिए सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। पुरुष के लिए क्यों नहीं, पुरुष आयोग क्यों नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं है, बट सर पुरुष इसमें- हेल्प डेस्क क्यों नहीं है, सर पुरुष ऐसे थाना, किसी- पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। नहीं सर, माफी के साथ मैं बस इतना समझना ठीक, चाह थोड़ा रहा सा हूँ कि मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली अगर इस मामले से जनवरी stick करें तो- 2023 में यही काम ब्रजभूषण जी के साथ हो रहा था, ब्रजभूषण जी के साथ भी हो रहा था। मैंने जनवरी 2023 से जुलाई तक बहुत लंबी लड़ाई लेकिन लड़ी, ब्रजभूषण जी के मामले में इवेंचुअली जिस तरीके से, पॉक्सो तक ला दिया। सर मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो एविडेंस जिस तरीके से थे वो एविडेंस उतने कॉन्क्रीट नहीं थे। यहाँ पे तो फॉरेंसिक एविडेंस फर्स्ट हैंड है। वो सारी क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, आपके और हम जैसे के फोन तक अगर- पहुंची हैं, एक्स पे वायरल हुई हैं, न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स पे हैं अगर- जिनमें उस बंदे का चेहरा नजर आ रहा है। अगर शुरू में ही उन चीजों को हैंडल किया होता हम्म, तो वो चीजें नहीं होती। शुरू में ही हैंडल किया होता तो फिर वो चीजें भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। क्या आप चार्जशीट, हमारी लैब जिनमें सैंपल गायब हो जाते हैं, सैंपल गायब हो जाते हैं, चूहे उतर जाते हैं सैंपलों को, रिपोर्ट आती है डिस्ट्रॉय हो गया, सैंपल बचे ही नहीं, सैंपल है नहीं, डीएनए मिला नहीं, डीएनए खो गया। चार्जशीट में पहले पेज में क्या होता है शुरू में, और बाद में चार्जशीट में क्या हो जाता है, उसी के बयान। गवाह वही कहता है। हाथरस भगदड़ केस में पहले बयान कुछ थे और बाद में बयान कैसे बदलते चले गए। तो ये चीजें आती हैं, चीजें समझ में आती हैं, उस आधार पर मैं कन्विक्शन एकदम नहीं किया जा आपसे सकता। अग्री। क्रिमिनल डिफेंस के हिसाब से आप जितनी चीज़ें कह रहे हैं, एक केस में अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए बड़ी सारी सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं, हो जाती है, बट देन अगेन
जो इस इंसान का मामला है, आपको नहीं तो ओपन शट है थोड़ा फेस वैल्यू वो पे? तो खैर देखा जाएगा अगर कोई उसे बट आप ट्रायल लड़ते ये केस, आप प्रज्वल का केस लड़ते, आपको मिले तो आप लड़ेंगे, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना का केस मिले नहीं तो आप लड़ूंगा, लड़ेंगे? इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लड़ने की क्यों बात नहीं। जब निठारी लड़ा गया और बाइज्जत बरी हुए हैं सर तो वही क्यों नहीं, निठारी, उसमें तो हत्या हुई। कोई किसी को मार रहा है देश में, कोई किसी का रेप कर रहा है, या मतलब ऐसे ही एलिगेशंस लग जा रहे हैं, कुछ हो रहा कई है? बार अब निठारी वाले केस में क्या हुआ, क्या हुआ? उस समय क्या था, उस समय क्या था, अब क्या हुआ, लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ, मानेश्वर बच्चन न्यायालय ने कहा जाइए, कुछ नहीं, सबूत नहीं, तथ्य नहीं। तो ऐसा समय, जब समय बड़ा बलवान जितने है। भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आरुषि का आज तक पता नहीं चला, मतलब को मर्डर हुआ है, मर्डर तो हुआ है हत्या ना, हुई, ये आप मानते हैं? उसमें भी 16 बॉडी मिली, सर मैं लेकिन वही वो पूछ बॉडी के ब्लड नहीं मिले, उसकी चिप नहीं मिली, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं निठारी वाले में। तो ऐसी चीज़ें कई बार समय समय पे बदलती चली जाती हैं, और उसका अभी अलग स्थिति है, 5 साल बाद 10 साल बाद अलग स्थिति होगी, वो सब अलग विषय हो जाते तो हैं। सिमिलर सिचुएशन तो मतलब आफ्ताब, जो आफ्ताब है श्रद्धा वकर वाले केस जी। में, वो भी क्रिमिनल है, आपको लगता है उसको डिफेंड किया जाना चाहिए? नहीं, डिफेंड तो हो ही रहा है, डिफेंड तो हो रहा आप है। डिफेंड करेंगे नहीं, आफ्ताब मैं को? नहीं डिफेंड करूंगा, जब कोई दूसरा कर प्रज्वल रहा है। और इसका केस कैसे डिफरेंस है? अब आपकी नज़रों में प्रज्वल का और आफ्ताब का जो मामला है वो कैसे डिफरेंट है? उसमें एक्चुअली रेप केसेस, पॉक्सो, पीछे क्या सिलसिला चला, जो अभी ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने बदला भी एक आईपीएस के मामले में। क्या होता था, 498, 406 के साथ 377, 376, 354, ये चीजें सारी धाराएं गोलमोल करके लगा दी जाती थी, जिससे कि जो 7 इयर्स वाला है, सत्येंद्र अंटिल वाला जजमेंट, जिसमें 7 साल में बेल मिलनी चाहिए, उसको वायलेट करने के लिए ऐसी कर देते थे लोग जुगाड़ तुगाड़, जो 377 लगा दी, 376 लगा दी, जेठ पे लगा दी, देवर पे लगा दी, ससुर पे लगा दी, प्रॉपर्टी चाहिए, बंटवारा करना है, हिस्सा चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए ऐसी केसें लगा देते थे, झूठे लगा के बदनाम कर देते थे। तो इसलिए भी ऐसा उनका मिसयूज होता था, दुरुपयोग होता था। अब देश जाग चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी अच्छे फैसले कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी आईपीएस वाले मामले में कि एक आईपीएस के पति को, जो कि व्यापारी था, खुशी खुशी में शादी कर ली, उसके पति को 109 दिन जेल रखा गया, उसके ससुर को 103 दिन जेल रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने साफ फटकार लगाई, जाइए आप पब्लिकेशन आउट करिए, नो अपोलॉजी, यहां अपोलॉजी नहीं मांगी जाएगी, यहां क्षमा नहीं किया जाएगा, पहले अखबारों में निकलवाई, हिंदी, इंग्लिश, सोशल मीडिया सब पे जाइए, तब हम आपको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं। और उसके बाद कह दिया गया कि अभी दूसरा ऑर्डर आया कि जो भी ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चाहे धाराएं कोई हों, आप रॉबरी लगा दो, आप डकैती लगा दो, हमारी स्त्रीधन डकैती डाल देगा, कुछ भी हो, 2 महीने तक एफआईआर के बाद अरेस्टिंग नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और फैमिली काउंसलिंग होगी। फैमिली काउंसलिंग में जाइए, परिवार बसता है तो बसे, ना बसता तो ना बसे, सेटलमेंट हो तो हो। ये चीजें आई, ये बदलाव हुआ है। हमारी लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, पुरुष आयोग और ये सब लड़ाई, सफलता मिली है, हमने जीत हासिल की। पहले पति पर खर्चा बांध दिया जाता था, जितना बांधना बांधो। अब अगर शिक्षित है, एमबीए है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, तो उसको भी उल्टा खर्चा देना पड़ रहा है, पति को मेंटेन करने के लिए पति को खर्चे देने पड़ रहे हैं। बट सवाल रह जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है, वो जो श्रद्धा वॉकर के मर्डर का मामला है, आफ्ताब का मामला, उससे कैसे अलग है? आप दोनों टुकड़े किए एक गए, केस लेंगे। वो रेप की बात सिर्फ है, रेप के आरोप तो क्या रह जाते हैं पता है सबको, सहमति असहमति। देखिए वीडियो, सीडी, ठीक है, तो निठारी के वो मामले से बच्चे मारे गए, असहमति, टुकड़े कर दिए गए श्रद्धा वाकर के, असहमति। रेप में तो सहमति तो कब आप निठारिया असहमति केस बन लेते जाए, हैं? फर्क है उसमें, सहमत असहमति कब बन जाए। आज सहमत है, संत आशाराम बापू में क्या बोला, 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा किया, 10 साल तक नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं, सोचिए ना आप। तो वो सहमति असहमति कब बन जाए, ये विषय भिन्न करता है, इसलिए वो केस और ये केस अलग है। निठारी का और श्रद्धा वाला मामला दोनों लगभग एक लगभग जैसा एक है, है, दोनों लगभग एक। इसमें भी जो आरोपी थे, कॉन्विक्ट्स थे, दोषी थे, उसमें भी कन्विक्ट्स थे, वो ये एक तो अभी बारी हो ट्रायल चल गया, रहा है। दूसरे की फांसी टल गई। अब होने को तो राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी बाहर घूम रहे हैं, इससे बड़ा और क्या दुखद कहें या सुखद कहें, दोनों बातें हैं। राजीव गांधी जैसे युवा प्रधानमंत्री, जोश जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लाए, क्या उनकी हत्या के आरोपियों को भी सोचा जा सकता था बाहर खुले में घूम रहे हैं, वॉक कर रहे होंगे, घूम रहे हैं, सच्चाई है। ओके, कभी कोई ऐसा केस आया जो मतलब सुन के दिमाग हिल गया हो, मोरल कंपस हिल गया हो, आपकी नैतिकता हिल गई हो कि बाप रे ये क्या हो गया? कभी कोई ऐसा इतना जघन्य मामला, निठारी के स्केल का, श्रद्धा के स्केल का, जिसके बाद आपको मतलब बोला है कि सर मतलब आप जो कहें, मतलब पूरी कायनात आपके नाम लिख देंगे,
लेकिन आपको लगा कि बाप रे, इसमें तो मतलब ये नैतिकता के इतने बड़े पैमाने को वायलेट करता कि ना ये तो नहीं लिया सकता? नहीं, ऐसे तो अब कई बार एक केस ऐसा था जिसे माननीय कोर्ट ने कहा मुझसे, ट्रायल कोर्ट की बात थी। एक आरोप था सगे भाई पर बहन के रेप का। माँ खड़ी है, पड़ोसियों ने एफआईआर लिखा दी। सोचिए आप, पड़ोसियों ने एफआईआर लिखा दी, केस ट्रायल पे आ गया, भाई जेल, बेटा जेल और पीड़िता बहन उसकी सगी और माँ खड़ी। ऑनरेबल, अब बाद में जस्टिस वैश्य बने, पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो मैं अपने केस के लिए गया था। तो उस समय लीगल एड का इतना प्रचार नहीं था, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, एपी सिंह अंदर आओ। उसकी माँ को भी अंदर बुलाया, उस बेटी को भी अंदर बुलाया, उस लड़के को भी कस्टडी में अंदर बुलाया अपने चैम्बर में। अब मैंने समझा पता नहीं कि स्थिति ये है, इसने रेप किया, पड़ोसियों ने एफआईआर कराई, वो कंप्लेनेंट है, माँ दुखी है, बहुत कमजोर है, गरीब है, काम करती थी, और ये बेटा भी स्वीकार कर रहा है कि मैं उस पे टीवी पे जो उस समय डिश चलती थी, डिश पे कोई ऐसी ब्लू फिल्म चल गई, उससे बहुत उत्तेजित हो गया, सेक्सुअली इतना वो हो गया, और जिसकी वजह से मेरे से ऐसी गलती हो गई सगी बहन के साथ। विकट स्थिति थी। मैंने कहा इसमें तो कन्विक्ट ही कर दीजिए, भाई बड़ा बहन छोटी, तो इतनी विकृति का क्या करेंगे, इस व्यक्ति को बाहर रख के क्या करेंगे समाज में, तो कभी फिर देख लेगा कोई मोबाइल में या कुछ। कई बात तो ठीक है आपकी, फिर माँ की तरफ मुखाते हुए क्या करूं, कि मैं संभालूंगी बच्चे को अपने। बहन से पूछा क्या करूं, जेल रखूं, सजा कर दूं? कहीं नहीं, पिता नहीं थे इनके? पिता नहीं थे, शी वाज विडो। यही एक बेटा था, एक बेटी थी, काम पे चली जाती थी, काम पे चली। अच्छा, महिला काम पे चली महिला जाती काम थी। ये दोनों माइनर थे? नहीं, वो मेजर था, ये माइनर थी। हाँ, उस समय पॉक्सो नहीं था, उस समय पॉक्सो था ही नहीं। कि कब की लगभग कब की बात होगी? 10-11 की बात है, 10-11 की बात है। बाद में ऑनरेबल जस्टिस बने, वीपी वेस्ट ट्रायल कोर्ट में जज थे, उनके भाई ओम प्रकाश गुप्ता जी और सब थे। तो मैंने कहा क्या करूं, कि इसको आप ही कर सकते हो। मैंने कहा मैं चाहता नहीं हूं सर करना, लेकिन मना नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान की वजह से, आपने मुझे बुलाया, इतने भरे वकीलों में से केवल मुझे आपने चुना, कि देखिए मुझे पता है क्या चीज़ मीडिया में जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए। अगर ये केस मैं किसी और के लिए कह दूंगा तो मीडिया में जाएगा, लोग चलाएंगे इसको, और ये चले। देखिए कितनी बड़ी बात कही, कि ये घटना चले कि दिल्ली में एक सगे भाई ने अपनी सगी बहन का रेप कर दिया, तो समाज टूट जाएगा, समाज मर जाएगा। उन्होंने मुझसे खड़े हो गए अपनी सीट पे, मैं भी खड़ा हो गया, हाथ पकड़ के कहा कि नहीं, तुम इस समस्या को सुलझा दो, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूं, मैं अमिकस क्यूरी अपॉइंट करता हूं, हम सरकार से पैसा दिलाएंगे तुम्हें। हमने कहा मैं नहीं लूंगा पैसा, आपके वचन, आपका वादे से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने मत आप अमिकस क्यूरी बनाइए, मत ऑर्डर लिखाइए, मैं खुद कर दूंगा, आपने मुझे इतना कहा है तो कि आप इसको करिए। समझिए कितनी विकट स्थिति थी, एक तरफ वो माँ, एक तरफ वो बहन, एक तरफ वो कस्टडी में, भाई नीचे नजरें झुकाएं, जो सिर उठा नहीं सकता था, सब कुछ नीचे करके बोल रहा था, बहन भी थी, मेडिकल रिपोर्ट थी, सिर्फ डीएनए था, सब कुछ मैच कर रहा था, हुआ रेप हुआ, सब कुछ हुआ, पड़ोसी भी अडिग थे अपने बयान पे, क्लियर कन्विक्शन का। कहीं सजा होना बड़ी बात नहीं है, क्या ये सुधर सकता है? मैंने कहा मैं इससे अलग बात करूंगा, मैं कर दूंगा, मैं इससे जेल में मुलाकात करूंगा। फिर मैं उससे जेल में मिला जाके, कहीं नहीं, कभी जीवन में नहीं होगा, मुझे मरना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जो हो गया अब वो हो गया, उसके लिए क्या करूं। और बाद में वो परिवार मैंने देखा, एक्यूटल हुआ, बरी हुआ, सब कुछ हुआ, वो परिवार सही है और परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी बहन की शादी की उसने बहुत इच्छा से, मैं उस शादी में पहुंचा, आंखों में आंसू थे, देख रहा था मैं उस परिवार को, उसकी माँ आई, विडो थी, उस दृश्य को देख के ऐसा लगता है वो आके चिपट गई मुझे, कि आप आ गए, मेरे सारे लोग आ गए, सब बाराती आ गए, आपने मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लिया, कि मैं जेल जाती, कोर्ट जाती, नौकरी करती, पैसे कमाती, इसको जेल में पैसे देती, अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे करती, मैं क्या करती। तो ये चीज़ जो भावना थी इतनी दुखद थी कि मैं जिसको आज भी मुझे उस दृश्य को देख के लगा कि ये चीज़ बहुत दुखद थी, वो चीज़ देखी थी, ये चीज़ हुई। तो इस तरीके के जब मामले आते होंगे सर, वो कौन से केसेस हैं जिनमें रातों की नींद चली जाती है?
कौन से केसेस हैं किसान जो- आंदोलन हुआ, जब किसान बिल पर पूरा देश आंदोलित था। हमारे पास भारतीय किसान यूनियन मास्टर शिवराज सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान हरियाणा, मतलब सारे किसान संगठन हमारे पास आए कि पूरा एक साल होने जा रहा है, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ हमने झेल लिया। सड़कों पर पेड़ उगाए थे, आंदोलन होते होते, दिल्ली बंद होते होते न दूध न सब्जी सब अव्यवस्थित थी। तो मैंने कहा ठीक है, लड़ूंगा मैं। उस दिन कोरोना शुरू था, चल रहा था, ऑनलाइन हियरिंग भी थी और फिजिकल सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन केस चला। मैंने पूरी रात मेहनत करता था क्योंकि मुझे पूरे दिन बोलना होता था। सोचिए, पूरी रात मेहनत करना, थोड़ा सा सोना, नहाना ज़्यादा, पानी की छप्पे डालना, समझिए, पानी ठंडा पानी लेना जिससे आंखें सही हो जाएं, शरीर की सही हो जाए, और उसको पूरे दिन बहस करना। और जब लंच होता था तो मैं खाना नहीं खाता था, मैं केवल पानी की छप्पे मारता था कि मुझे कहीं नींद सी ना लगे, कहीं मेरी आवाज़ में कमी ना आ जाए, मैं कहीं धीरे ना बोल जाऊं, मेरी आवाज़ ना कम हो जाए। कि अगर मेरी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी तो इस देश के किसानों की आवाज़ कम हो जाएगी, इस देश के गरीबों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ कम हो जाएगी, और जब उनकी आवाज़ कम हो जाएगी तो भारत के संविधान की आवाज़ कम हो जाएगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के सपनों का भारत कमज़ोर हो जाएगा। तब मैंने लास्ट में कहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। कहीं आपने कहाँ से कोट किया? मैंने कहा कोट नहीं किया सर, उस समय मैं 12th में पढ़ता था। मेरे पिताजी तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अशोका रोड पे था, वहाँ से चिप आती थी लिख के कि ये नारे लिखने हैं, तो हमें गेरू और डंडी दे दी जाती थी। गेरू, कोई पेंट नहीं होते थे, गेरू और डंडी, और वो पर्चा दे दिया जाता था। निब वाला ना वो डंडी वाला, बुरुश वाला, लकड़ी को कूट के बना लेते थे। हाँ। बुरुश तो नहीं मिलते, लकड़ी को कूट के बुरुश जैसा बना लेते निब थे। जैसा। हाँ, निब जैसा। और हम दीवारों पे लिखते थे कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है। तब वो वोट क्लब, जब वोट क्लब होता था, खुलता था, तब वोट क्लब पर रैली करते थे। तब हम वो चीजें, मेरे पिताजी कह देते थे लिखो, ये दीवारों पर लिख के आओ, आज रात में लिख के आओ। 10 बजे तक कुत्ते भौंकते जा रहे थे, लाइट जहां मिल जाती थी वहीं लिख देता था। तो वो याद थी। तो उसके अर्थ, उसका परिणाम ये हुआ कि स्टे दिया, ट्रिपल बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टे दिया और हम जीते, हम सफल हुए। वो देश के किसानों की जीत थी, वो इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे सबकी जीत थी। ठीक है सर। सिस्टम अभी आप जिसकी तारीफ कर रहे थे काफ़ी देर पहले, लगता है कि सिस्टम ब्रोकन है थोड़ा सा। कई बार जो मतलब ST SC OBC कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास, जैसे अभी ही आई थिंक छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में बोलते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब हमारी बातचीत चल रही उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं और जिस तरीके से जजमेंट हो रहे हैं, जो आम जनता है उनको लगने लग जाएगा कि जो कोर्ट है, हायर कोर्ट्स है, वो सिर्फ अमीरों के लिए रह गए हैं। हाँ, कहा तो है, लेकिन कई बार SC ST एक्ट का दुरुपयोग भी होता है, कई बार राजनीतिक बदले की भावना से, कई बार उस तरह से मिसयूज भी होता है। कास्ट का प्ले है, कास्ट का प्ले है, ये मैंने देखा। मतलब अभी मैंने पिछले साल देखा 2024 में कास्ट रिडन है, लॉयर्स भी कास्ट रिडन है, मतलब जाति का हट नहीं पाई अभी हमारे देश से। मैं ये बात कह सकता हूँ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद अभी हट नहीं पाया पूर्ण। मतलब जो आइडेंटिटीज जितनी है वो रोल प्ले करती हैं, लीगल सिस्टम, जज हो तो, लॉयर हो तो, सभी सारे सिस्टम में, सारे सिस्टम। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई मतलब अपर कास्ट का ये मैंने देखा अभी नारायण साकारहरी दलित समाज से हैं, जो हाथरस भगदड़ मामला हुआ, उनके मामले को मैंने पूरा बचाया, SIT से बचाया, क्लीन चिट दिलाई, न्यायिक आयोग से दिलाया, क्लीन चिट हुई, बचे। लेकिन कई बार मुझे ऐसा फेस करना पड़ा कि लोगों की ऐसी भावना है कि एक दलित समाज का व्यक्ति कैसे इस चांदी के सिंहासन पर, चांदी पॉलिश्ड होती थी, असली चांदी नहीं होती थी, वो कभी पैसे के पीछे नहीं चले, लेकिन वो बैठे उस सिंहासन पर लोगों को बुरे लगते थे। लोग कहते थे हमें कि ये कैसे पैंट शूट वाले बाबा हो सकते हैं। मैंने कहा ऐसी क्या है, जब वो मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी बातचीत कर रहे हैं, लोगों को मानवता भाईचारा सिखा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या ठप्पा है कि एक दलित समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता? उस बात को उन्होंने बोला, उसको किया,
बस स्टैम्पीड तो हुई ना सर, भगदड़ तो हुई, 140 भगदड़ लोग कराई मरे। गई थी, वो एक साजिश था, एक षड्यंत्र था। वो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के, जैसे हाथरस प्रकरण को हाईलाइट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए प्रथम चरण के, और दूसरी बार के ये भगदड़ हुई, उसको कराई गई। सनातन धर्म के विरोधी थे, वही लोग थे जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते थे। ऐसे लोगों ने भगदड़ कराई नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, मानव धर्म, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। बट इस मामले में आपने क्लीन चिट दिलाई। हाँ, क्लीन चिट दिलाई। और जो 11 लोग बनाए गए थे मुख्य सेवादार, सोचिए ना कितना प्रेशर होता है मीडिया का। तीसरे दिन देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य आयोजक था, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया तीसरे दिन FIR के। 2 जुलाई को FIR हुई और 4 जुलाई को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया, एनकाउंटर हो जाता। मैंने उसे दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के वो इतना परेशान था, मैंने उसे हॉस्पिटलाइज किया। जब डॉक्टरों ने ECG रिपोर्ट और सही दे दी, हमने SIT वालों को बुला के उन्हें सौंप दिया कि ले जाइए, आप अरेस्ट करिए, ले जाइए इन्हें। जो करना, मैंने एंटीसिपेटरी बेल, मैंने अरेस्टिंग स्टे ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाथरस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं नहीं लगाई। मैंने कहा हम जांच में, हमारे लोग मरे। हाथरस भगदड़ क्या था, हमारे ही लोग मरे, हमें बुलाने वाले, हम ही आयोजक, हमारे नारायण साकार हरि, हमारे परिवार, और हम ही अपने परिवार वालों की लाशों को अपनी उन्हीं गाड़ियों में जिनमें हम उन्हें लेके आए थे, लाशों में लेके घर गए, अंतिम संस्कार किया। और मैं 3 जुलाई से इस केस में लग गया और पूरी मेहनत से काम किया। पहली प्राथमिकता हमारी थी कोई भी लावारिश लाश ना जाए, अंतिम संस्कार अपने परिवार में हो। दूसरी हमारी प्रथम आवश्यकता ये थी कोई ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी ना आ जाए जिसका इलाज अगर समय पे हो जाता तो वो सही नहीं हो जाए तो सही हो जाए। तीसरी हमारी थी कोई ऐसा परिवार न रह जाए जिसकी कोई शिक्षा अधूरी रह जाए, कोई मकान बन रहा, तो वो हम लोगों ने अपनी जिला कमेटियों के माध्यम से उनका आर्थिक सहयोग करके किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, केंद्र सरकार ने भी 2 लाख रुपए दिए, और माननीय अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी 1 लाख रुपए उन मृतकों के परिवार को देके दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर, इस मामले में आपने क्लीन चिट दिलवाई, जब हमारी ये बातचीत तो चल रही है, राम रहीम को भी आपने 40 दिन का पैरोल दिलवाया, पैरोल ही है? हाँ, पैरोल चल रहा है उनका, काफी। तो क्या है मतलब वो जेल में इन दिनों, मतलब वो भी पेंटिंग, जेल नहीं सर, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए कि इन दिनों जेल में वो भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं या कहीं पे अपना लव चार्जर लगा रहे हैं? किन बातों पे पैरोल मिल रहा है उनको? डेरा सच्चा सौदा के डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा, उन्होंने मानवता भाईचारे के 100 से अधिक कार्य किए। मोदी जी के स्वच्छता मिशन को उन्होंने बढ़ाने में पूरी अग्रणी भूमिका निभाई। बट है मर्डर कन्विक्ट हैं, अभी अपील चल रही है। जब निठारी की उदाहरण है तो वो भी बाइज्जत बरी होंगे, रिहा होंगे। उन्होंने कुछ भी ऐसा, एक चिट्ठी पर जो चिट्ठी भेजी गई उस पर केस बना दिया गया, उस पर कन्विक्ट हो गया। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई MLC नहीं, कोई मेडिकल नहीं, ट्रायल कर दिया गया। पंचकुला घटना हुई, एक बैग दिखा दिया गया बहन हनीप्रीत जी का, बैग के नाम पर दिखा दिया गया। कन्विक्शन हो रही है, प्रशासन व्यवस्था करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हमारे लोगों को मारा गया, डेरा सच्चा सौदा के उन अनुयायियों की हत्या कर दी गई, गड्ढों में लाशें बंद कर दी गई। ये बहुत अनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ वहां। और जो लोग गए थे, क्या गुरु जी के पास, क्या भक्ति के पास, क्या आस्था, श्रद्धा या मानवता भाईचारे का कार्य करना अपराध है? क्या संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 59 और 51 का उल्लंघन नहीं होता है फिर, अगर हम अपनी भक्ति, आस्था, श्रद्धा को मना करते हैं? बट उनको, उनके और हनीप्रीत को लेके कई तरह की कहानियां चली मीडिया में। आपको क्या पता? देखिए, ये सच्चाई है थोड़ी सी। क्या है, हनीप्रीत जी का तलाक हो गया था, बहन हनीप्रीत के पारिवारिक डिस्प्यूट हो गया। तलाक के बाद वो भक्ति मार्ग पे आ गई, पूरी तरह से बेटी की तरह। जो फिल्में बनी, अच्छा, फिल्में राम रहीम जी या हनीप्रीत जी या डेरा सच्चा सौदा पैसे के लिए नहीं बना रहा था। वो फिल्मी इंडस्ट्री से जो गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी, स्मैकिया, फीमिया की शिकायतें मिलती हैं, सूखा नशा, गीला नशा, हरा नशा, पीला नशा, ये सब वहाँ की शिकायतें, सांप के नशे, स्नैक बाइट के नशे, ये क्या सब है, ये सब वहाँ से मिलता है। उनका शौक हो चुका है इस चीज़ को। गंदगी, जो काउच वाली प्रवृत्ति थी हीरोइंस के साथ ऐसी होती, जिसको, जो सुशांत राजपूत शिकार हुए, इसके मारे गए, हमने वो भी केस लड़ा और सब कुछ किया। तो ये सब घटनाएं हो रही थी, इससे आहत थे राम रहीम जी, इन सब से। तो उनका सोचा, उन्होंने कहा फिल्में बनाते हैं, हम अच्छी शिक्षा दिखाएंगे, अच्छी दिखाएंगे फिल्में। और उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में चली। अब उसमें रोल तो कोई ना करेगा। अब बेटी थी तो बेटी भी हीरोइन का रोल कर सकती है, बेटी का रोल किया। और उस समय जब हनीप्रीत को सरेंडर होना था, 2 महीने तक उनका बेल का प्रोसेस चल रहा था, हमारे यहाँ ऑफिस से लेके सब कुछ चल रहा। तो उनका क्या था, वो फिल्मों वाले सीन,
अब फिल्मों वाले तो फिल्मों जैसे सीन होंगे, उन फिल्मों वाले सीन को उनके राम रहीम जी के व्यक्तिगत सीन के साथ जोड़ के दिखा दिया गया, जो गलत था। उनका बेटी और पिता का नाता था, है, रहेगा। राम रहीम जी के समधी हैं, समधी भी हमारे पास आते हैं, कभी कोई ऐसा नहीं। उनका चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छा था और रहेगा, कहने को लोग कुछ भी कहें। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कहानियां बनी थी वो सिर्फ मीडिया ने सिर्फ बनाई? मीडिया ने बनाई थी, उनकी कटिंग लेके, उनका ले लेके। हनीप्रीत ने कहा जब हमने उन्हें सरेंडर कराया जाके पंचकुला, नहीं तो उनका भी आनंद पाल की तरह इनकाउंटर हो जाता। हमारा क्लाइंट राजस्थान का आनंद पाल रहा, उसका अगर मैं मीडिया का सहारा लेता तो वो जिंदा होता और हो सकता राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। लेकिन जनता थी उसके साथ, जनमानस था, भलाई के काम करता था, अच्छा था, आइकॉन था युवाओं को, राजपूत समाज का अच्छा हीरो था। लेकिन हमने कोर्ट का सहारा लिया। हमने उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान में गवर्नर साहब हैं, उनका सहारा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप पेश कराइए, हम आपको टाइम देते हैं, हम आपको टीम देंगे, हम ऐसा कराइए, आप सरेंडर कराइए। लेकिन उसी बीच में उसका एनकाउंटर हो गया। हम एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हैं, हम एप्लीकेशन राजस्थान के ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, हम एप्लीकेशन राजस्थान के ऑनरेबल गवर्नर साहब जो कि कल्याण सिंह जी थे उनको लगा रहे हैं कि हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, हम सरेंडर होना चाहते हैं। उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अगर मैं मीडिया का सहारा लेता, वो मैंने मीडिया का सहारा हनीप्रीत में लिया और वो जिंदा है, हमने पंचकुला जाकर उसे सरेंडर करा दिया। हनीप्रीत से मेरे को अचानक से वो निर्भया केस का माइनर याद आ गया। क्या कर रहा है सर आजकल वो मुंबई में है। अब जगह बताना तो उचित नहीं है, बिल्कुल मत, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मत बताइएगा जिससे उसके जीवन सिलाई का काम कर रहा है, एक्सपोर्ट हाउस चला रहा है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हाउस चला रहा है और अच्छी तरह रह रहा है, बढ़िया मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है। शादी हो गई है, परिवार का पालन पोषण करा। मैंने कहा तेरी माँ ने बहुत कष्ट देखे, 8 बच्चे थे उस माँ के, और बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स ये थे कि सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी उसी ने की थी। हाँ, मीडिया रिपोर्ट। और मैं तो ये कहता हूँ उसके साथ ब्रुटैलिटी हुई, जो उसके साथ सोडोमी होती थी। अच्छा था, सुंदर था, छोटा था। तो हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं बच्चों के साथ होती हैं। सोडोमी हुई है उसके साथ। मैंने मेडिकल पेश किया, मैंने जुवेनाइल में मेडिकल पेश किया, खुद वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, खुद उसके साथ रात में ऐसा होता, जिस ढाबे में काम करता था, ड्राइवर आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई, उसके साथ होता था। मैंने सोडोमी की डॉक्यूमेंट पेश किया, मैंने मेडिकल, मैंने इसका हालात देखिए आप, तो थी, सच्चाई थी, उसके साथ घटना हुई थी। अभी अब ठीक है, अब तो वैवाहिक शादी हो गई है। हाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं बच्चों का। हाँ, बच्चा प्रेग्नेंट थी, हाँ प्रेग्नेंट की बताई थी उसने, तो बच्चा हो गया होगा। मतलब जैसे सर अभी हाल ही में एक मामला आया कि ऐसे ही एक मामले में आई थिंक मोलेस्टेशन या रेप का मामला था, जो एक्यूज था उसको छोड़ा। एम्स के पास आपने शूट आउट वाली वो स्टोरी सुनी होगी कि वो बाहर आया और जो जिस लड़के ने एलिगेशन लगाया था उस पर गोली चला दी। ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना सर, जुवेनाइल हो या अडल्ट हो, जो खुद पीड़ित रहा वो किसी पे क्या गोली चलाएगा। ठीक है। जो खुद शिकार रहा, जिसके साथ खुद ऐसा होता रहा, वो तो खुद दुखी था, वो तो खुद परेशान था, वो किसी पे गोली क्या चलाएगा। ये खुद वाले दुख से ही एक और सवाल ये है सर कि ये जो पॉक्सो के मामले हैं उसमें जो एक्टिविज्म साइड है लॉ का, उसमें एक आर्गुमेंट ये निकल के आ रहा है कि 18 से उम्र जो इन दिनों है, जिस तरीके के मामले आ रहे हैं खासतौर से लव मैरिजेस के, लव अफेयर्स के, तो कंसेंट का एज घटा के 16 कर देना चाहिए। अभी नहीं चर्चा चली सुप्रीम कोर्ट में, क्या याचिका आई हुई, वही 16 18 से 16 करने की। ये बात बताइए आप, अभी तक हमारा देश बाल विवाह से लड़ रहा है। अभी भी राजस्थान, मैरिज नहीं सर, कंसेंशुअल सेक्स, जो कंसेंशुअल सेक्स, अच्छा पॉक्सो के मामलों में जो बदल जा रहा है, लोग इसके समर्थक भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। एक 12वीं क्लास की बच्ची जिसकी उम्र 12, 5, 16, 17 साल है, 12वीं में है, 11वीं में है, 10वीं में फेल हो गई तो वो हो गई 12वीं 11वीं, क्या वो स्कूल में प्रेग्नेंट होके जाए? जब सेक्सुअल होगा, रिलेशन होंगे तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। बट बड़े सारे ऐसे भी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो 12वीं BA में जाएगी, LLB की क्लास फर्स्ट ईयर में जाएगी तो बच्चे को लेकर जाएगी। सर यहाँ बस एक आर्गुमेंट दे लेने दीजिए। वो आर्गुमेंट ये निकल के आ रहा है कि इन दिनों जो एक्सपोजर है, आपके जो एक तरीके से गुरु रहे हैं नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, जो आपके दार्शनिक, हाँ चंद्र स्वामी जी जो आपके गुरु रहे हैं, उन्हीं के दौर में नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन किया। उसी के बाद ये सारा अमेरिकी इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य सभ्यता सब उसी के बाद आया। एक्सपोजर सर बढ़ा है, ये तो आप मानेंगे ना, बहुत बड़ा टेलीविजन, जो मतलब OTT, इंस्टाग्राम। मैं बस अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। एक्सपोजर बढ़ा तो जो मैच्योरिटी का लेवल पहले 18, 20, 22, 25, 26, 28 पे आता होगा, वो एक तबके का मानना है कि अब 14, 16, मतलब 18 से पहले आ जा रहा है, 16 तक तो आ जा रहा है। अब इसमें बड़े सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे मामला प्यार का होता है कि लड़की को इस चीज़ की समझ है कि वो अपने जीवन में क्या कर रही है, लेकिन पेरेंट ने जाके
रेप का केस करा दिया, पड़ोसियों ने जाके रेप का केस करा दिया, और ये पाइल ऑन होता जा रहा है। ऑलरेडी जो जुडिशरी के साथ ऑलरेडी पेंडिंग केसेस में हैं, उनमें ये पाइल ऑन होता जा रहा है। तो आपको लगता है इस वजह से जो कंसेंट का एज है वो 18 से घटा के 16 किया जाना चाहिए, जो पाइल ऑन है? आप खुद ही कह रहे थे कि रेप के मामले जो है वो बाद में जाके क्या हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप कह रहे थे। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं, किसी एक केस के लिए तो कर सकते हैं, जो केस मतलब आप कह रहे केस डिपेंड करता है, केस टू पर्सन टू पर्सन। अगर जनरलाइज कर देंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश की उन लड़कियों का क्या होगा जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है 16-17 साल में, जिनके पास टीवी नहीं है, मोबाइल फोन नहीं। अगर ऐसा जनरलाइज कर दिया जाएगा तो उनके शरीर का क्या, शारीरिक संरचना ऐसी नहीं है। थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं सर, क्योंकि मतलब आपके पास बड़े सारे हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं। उन्हीं में से एक मामला था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी को जहर देके मारा गया था। जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस फैमिली का एलिगेशन है, उन फैमिली का एलिगेशन आज उसके भाई का, उसके बेटे का, आपकी क्या जानकारी? उसके भाई और बेटे का यही है कि जहर देके मार दिया गया, क्योंकि कभी वो बाहुबली रहे, कभी उनके लिए तालाब बना दिया जाता था जेल में, जहां मछलियां रखी जाती थी, फ्रिज रखा जाता था उनके लिए, जिससे सब कुछ ठंडी मिले, और मछलियों के तालाब बनाए जाते जेल में, कभी सुना है? तो ऐसा उनके लिए रहा समाजवादी पार्टी के समय। लेकिन वो बात नहीं, राजनीति है, सत्ता है, सरकार है, चलता रहता है सब कुछ। लेकिन उनके परिवार का आज भी आरोप है जहर देके मारा गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आज भी है कि उनका हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट अटैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कोर्ट पे। कई बार ऐसा राजनीतिक मामलों में हो जाता है। कंप्यूटर बाबा का राजनीति, पहले वो भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, कांग्रेस के दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, फिर दोनों पार्टियों में ठन गई, कंप्यूटर बाबा जेल भेज दिए गए। मुझे इंदौर 6 दिन रहना पड़ा और वहां से जाके उनकी बेल कराई, किसी तरह से उनको बाहर किया कंप्यूटर बाबा जी को। आनंद मोहन सिंह जिनकी धर्मपत्नी आज भी लवली सिंह आनंद सांसद हैं, पहले भी थी आनंद मोहन सिंह सांसद, बाहुबली सांसद, बिहार के रह गए। वो वहां थे भी नहीं, मतलब वो वहां बहुत दूर, कई किलोमीटर पहले लोकेशन, पीएसओ, बॉडीगार्ड कह रहे हैं। उस दूरी की, रास्ता की दूरी को कैसे कोई तय कर सकता है वहां तक पहुंचने के? और डीएम की हत्या का आरोप लगा दिया गया कि डीएम को गोली मारी गई। सोचिए, राजनीतिक सत्ता का था उस समय भी, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो कहां से क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस वाले टाइम पे फंसा दिया गया, उन्हें भी फंसाया गया। और बाद में लड़ा, आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा। बाद में उनको छोड़ने के लिए नियम बदल दिया गया, जेल मैनुअल का रूल ही बदल दिया गया। तो जिसका सत्ता है वो अपने हिसाब से चीजों को, मतलब आप कह रहे हैं, मोल्ड कर रहा है, हाँ, ट्विस्ट कर रहे हैं। नियम बदला नहीं गया, हमने उन नियम को बदलने की एक आत्मता लाई है। जब दिल्ली में एक कानून है, मध्य प्रदेश में एक कानून है, राजस्थान में एक जैसा कानून है, तो बिहार में क्यों नहीं? नहीं, मतलब जैसे तो बिहार में बदला गया, रिमिशन की प्रक्रिया, नियम बदला। हाँ, नियम बदला गया, नियम बदला, तहत बाहर है, उसको चैलेंज भी किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। जो डीएम थे, डिसीज मृतक थे, उनकी धर्मपत्नी ने केस लगाया, वो चल रहा है, और लोगों ने भी केस लगा दिया था, डीएम एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन ने लगा दिया था, वो सब डिसमिस कराई हमने, वो खत्म हुई। अब वो केस चल रहा है और हमें एहसास है, इसका बात का आभास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला थोड़ा तो मामला है। नहीं, ऐसा लगता है कई मामलों में। ये मुख्तार अंसारी वाले मामले में हुआ क्या सर? मतलब आप तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले रहे हैं कि पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट हो गए थे कि चलो भाई ठीक है, इसका अब काम नहीं रह गया। नहीं, काम तो उनका नहीं रह गया था, जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हाँ, अब कुछ तो जहर वाला कोई एंगल है, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अगर प्रशासन और शासन बेवफा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वो यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफाई हुई है किसी, ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं आप। हाँ, वो तो बेवफाई, खुला छोड़ रहे हैं आप, खुला छोड़ रहा हूं, बेवफाई तो हुई है। कोई कहानियां अमर सिंह, कोई एक ऐसी कहानी जो आपको लगे कि नहीं यार, ये तो अमर सिंह की वो कहानी है जो मैं कहना चाहता था पूरी दुनिया को, और आज मौका मिला तो अमर सिंह की एक कहानी कही जानी चाहिए? मैं तो उस समय स्टार्टिंग में था, अमर सिंह जी उस समय पूरे अच्छे थे। मुलायम सिंह जी की एक मीटिंग हो रही थी, मुलायम सिंह जी के उसी बीच में कोई एक व्यक्ति मुलायम सिंह जी का विरोध करने लगा मंच पे। अमर सिंह जी पब्लिक मीटिंग थी, हमारी युवावस्था थी उस समय। हम अमर सिंह जी ले जाते थे मुझे, बहुत जगह ले गए थे। तो मैं लॉ कर लिया था, ये शुरुआती दौर था 97 का। तो मीटिंग हो रही थी, अमर सिंह जी उठे, उस व्यक्ति को मंच पे उठा के पटक पटक के मारा। वायलेंस सीधे वही मारा, क्योंकि मुलायम सिंह नेताजी के खिलाफ बोला था। उस बात को नेताजी ने पूरे जीवन भर निभाया, और जब तक अमर सिंह जय राज्यसभा सदस्य बनते रहे, बनाए रहे, और जिस व्यक्ति के लिए कह दिया इसे टिकट देना है, उसको टिकट दिया गया। और एक बड़ी बात जो आज तक कोई नहीं जानता है, अखिलेश यादव जी वर्तमान विपक्ष में हैं,
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे। उनका अफेयर डिम्पल जी से हुआ, डिम्पल सिंह जी से, ना कि डिम्पल यादव जी। डिम्पल सिंह उत्तराखंड की राजपूत परिवार की हैं। अच्छा, राजपूत परिवार के, उस परिवार से अमर सिंह जी का बड़ा अच्छा नाता था। ओके। बहुत अच्छा नाता, बहुत प्यार। उनसे अखिलेश यादव जो फॉर्मर अखिलेश चीफ यादव का मिनिस्टर प्यार है, था। यूपी के मतलब मुलायम सिंह के बेटे मुलायम अखिलेश सिंह के यादव, बेटे, उनका अफेयर हुआ फेयर था किसी उस डिम्पल राजपूत सिंह लड़की से, ठीक है, जो कि आर्मी के अच्छे अधिकारी। ठीक है, अब वो मामला पहुंचते पहुंचते पहुंचा नेताजी के पास, मुलायम सिंह जी के पास। ठीक है। मुलायम सिंह जी तड़भड़ में। मुलायम सिंह जी कभी झोल नहीं बर्दाश्त करते, इन चीज़ों को कभी महत्व नहीं। पहलवान रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, ऐसे ही नहीं रहे, बड़े मजबूत दिल के रहे। कहे नहीं, ये नहीं होगा। अब अखिलेश जी का प्यार, पहला प्यार, आखिरी प्यार, वो शुरुआती। आजकल का तो प्यार बहुत तरह का, प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा बता देते हैं, 4 इधर 4 बॉयफ्रेंड 4 गर्लफ्रेंड, वो तो अलग हो जाता है। लेकिन ये उनका प्यार था। 100 में से 4 लड़के ही पवित्र हैं। हाँ, तो वो अडिग थे, वो भी पवित्र, ये भी पवित्र है, पहला प्यार। अब ये बात पहुंचते पहुंचते उन्होंने बताई अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी ने कहा, उस दिन मैं था, कहीं नहीं, समस्या का समाधान निकालते हैं। वो अमर सिंह जी कहाँ गए? सीधे उस लड़की के घर, ठीक है, पता करके। उन्होंने बड़ा आदर दिया, बड़ा सम्मान दिया कि नहीं, कि मैं अगर बनूं तो मेरी जिम्मेदारी पे शादी करोगे? अब उन्होंने कहा नहीं, आप तो, ऐसी क्या बात है, आपकी बेटी है। नेचुरल बेटी वाला तो यही कह देगा आपकी बेटी है, पता उसे भी हो कि प्यार है, और लड़का भी अच्छा, घर भी अच्छा, बर भी अच्छा, सुंदर भी, सुशील भी, सब कुछ अच्छा परिवार हो, विवाह की बात हो, बेटी तो ब्याह नहीं किसी को, अपने कहीं तो ब्याहेगा। फिर उन्होंने, अमर सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को राजी करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कहीं देखो, मैं हूं, मेरे लिए कर दो, समझ लो वो बेटी मेरी है। एक बात कही जब उन्होंने कि मेरी बेटी है और मैं बेटी को, अपनी बेटी को आपसे ब्याहना चाहता हूं, आपके लड़के से। वो चुप हो गए। उन्होंने कहा बस अब जो इच्छा हो करो, लड़का तुम्हारा है, तुम्हारा लड़का करो जाके। उस बात को उन्होंने निभाया। मैं शादी में था उसमें, और वो शादी हुई, अच्छी तरह हुई, सब लोग पहुंचे, और वो निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह, डिम्पल यादव भी। बट आपसे, आपके बातचीत में जो एक नाम मेरे दिमाग में रहा, वो नारायण चंद्र हरि जी का रहा जी। और उससे मेरे को वो चंद्र बहुत बात करते थे, बहुत बात करते थे, नारायण साकार हरि घंटों बात करते थे। बट मेरे को जो बात आपसे पूछनी है वो ये है चंद्रा स्वामी जी की। चंद्रा स्वामी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? मैं LLB कर रहा था, फाइनल ईयर था, तो विक्रम सिंह जी हैं, उनके साथ रहे, तो उनसे अपना संपर्क था, संबंध था। तो उनके माध्यम से उनकी धर्मपत्नी माला सिंह जी, बहुत अच्छा स्वभाव है। विक्रम सिंह जी और माला सिंह जी, 2 लोगों का इतना अच्छा स्वभाव है, आज के समय के वो देवता कहिए उन्हें। मैं देवता नहीं जानता। हाँ, मेरे को सब उन्होंने रखा, बुलाया, साथ ले जाते थे। उस समय का पासपोर्ट वीजा, मतलब इतना फूल के मोटा हो जाता था, चिपकते, उसी में चिपकाते थे ना वीजा, उसमें चिपका देते थे, तो इतना फूल के पासपोर्ट हो जाता था। दुनिया के हर देश में ले गए मुझे उस समय, 96, 97, 98, जब उनके यहाँ वो फिर रेड पड़ी थी, CBI की रेड पड़ी थी, सब कुछ हुआ। उनकी राजेश पायलट जी से कंट्रोवर्सी हो गई, वो सब कुछ हुआ उससे पहले। उस समय की मुझे घटना एक याद है चंद्रा स्वामी जी की। 30,000 की कोर्ट नंबर 38 था, ACMM साहब प्रेम सिंह जी की, प्रेम कुमार जी ACMM थे, और उनकी कोर्ट में डेट थी। उन्होंने दूसरी बार उनकी बेल रिजेक्ट की, डिसमिस। स्वामी जी अंगूठियां बहुत पहनते थे, दोनों हाथों मोटी मोटी अंगूठियां, कड़े और बाल, टीका, बड़ा अच्छा। उनका पूरा नाम था नेमी चंद जैन, चंद्रा स्वामी एलियस। हाँ, बहरोड़ के तरफ थे, जैन फैमिली बहरोड़ से था। बहरोड़ में आश्रम है उनका, चंद्रशेखर जी ने बहुत जाते आते थे वहाँ। तो वो जब प्रेम कुमार जी ने कहा कि नेमीचंद जैन, आपकी मैं दूसरी बार बेल डिसमिस कर रहा हूँ, और आपके नक्षत्र ग्रह, ये नग वग कुछ काम नहीं आ रहे हैं, मतलब कमेंट करके कहा कि काम नहीं आ रहा, टॉन्ट किया। तो उन्होंने कहा, चंद्रा स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वक्त है, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा वक्त खराब है, और इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही सूर्य भगवान थे, वक्त वही था, समय बदलता है, समय बदलेगा। बाद में बेल हुई बाहर। वो प्रेम कुमार जी बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। उस समय 1 रुपए का 2 रुपए का पेन आता था, वो पीला रंग का स्टिक वाला वो पेन रखते थे, बंद खाते थे, और अपनी उनकी सामने 30,000 के सामने उनकी फ्लैट था, वहाँ तक पैदल चले जाते थे। कोई गाड़ी नहीं रखते थे, कोई कुछ नहीं रखते थे, बहुत साधारण ऐसा आदमी जिसको मतलब कोई, हाँ, मतलब सोचिए उस समय के तांत्रिक सम्राट,
और इंटरनेशनल लेवल के, जिन्हें कहा जाता था दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो C2829 को, जो कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया उनका आश्रम है, C28 धर्मेंद्र जी के नाम का है, C29 हेमा मालिनी जी के नाम का है। दोनों लोगों ने अपने लिए लिया था पास में जब अलॉट हुआ था, लेकिन उन दोनों लोगों ने विश्व धर्मायतन के नाम दे दिया, जो कि चंद्रा स्वामी जी का आश्रम है। और जहां आश्रम बना और वहां ज्ञानी जैल सिंह, नरसिम्हा राव, मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं थी विदेशों की दुनिया की जो वहां पहुंचते ना थे और अपने को खुश नहीं मानते थे अपने को। बट सर, जब आप इतने यंग एज से उनके इतने क्लोज रहे, तो जब मैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लिख रहा था तो मेरे को पता चला कि कहीं कहीं पे रेफरेंस है कि बहुत यंग एज में, जैसे उनके बाबूजी मनी लेंडिंग का काम करते थे, पैसे लेन देन, हाँ, महाजन थे, और वो बहुत यंग एज में शायद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, ऐसी रिपोर्ट्स। हाँ, नहीं सच्चाई है। कांग्रेस के वो कह देते थे, अरे तू क्या राजनीति करता, जो मैंने करके छोड़ दी, ये वर्ड थे उनके। फिर उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बड़े स्वामी बन गए, चंद्रा स्वामी? उनका तंत्र मंत्र पे बड़ी पकड़ थी। अच्छा। तंत्र मंत्र, देखिए इसे ब्लाइंड फैथ भी कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर AP सिंह 28 साल की सुप्रीम कोर्ट के वकालत करने के बाद लाइफ टाइम बार के मेंबर, पूरा परिवार वकील है, फिर ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ये बात सच्चाई कह रहा हूँ, तंत्र मंत्र में उनकी शक्ति थी और उस तंत्र मंत्र को दुनिया के लोग उस पर देखते थे। जो वो कह देते थे ना, ऐसा होगा, तो वो होता था, ऐसा होगा तो वो होता था। जब जेल वाली बात आई तो हम तो बहुत पहले से उनके साथ थे। विक्रम सिंह और उनकी श्योरिटी भी हमने दी, जमानत दी कोर्ट में। तो उन्होंने कहा था इस बात को, एहसास था उन्हें कि लोग हमें फंसाएंगे। सोचिए आप, कोई कैसे सोच सकता है इतना बड़ा व्यक्ति जिसके यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हों, जिसके यहाँ राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, और कि बच नहीं पाएगी, ये लोग हमें फंसाएंगे एक दिन, ये फंसाएंगे, अपना जाल फैला रहे हैं, फंसाएंगे, तैयार रहना तुम लोग। ये भाव, इसका मतलब बाद में हमें इस बात को लगा, एहसास हुआ, शक्ति होती है, धार्मिक शक्ति होती है। और जो मेरे थोड़ा बहुत पढ़ने के टाइम पे मेरे को पता चला कि जैसे वो CIA के लोगों के संपर्क में भी थे, वो मोसाद के लोगों के संपर्क में थे, मिडिल ईस्ट में जो आर्म्स के डीलर थे उनके संपर्क में थे। ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनको लगता था कि उनको फंसा दिया जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ कर रहे थे, ये सच्चाई कुछ तो शेडी कर रहे थे। सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान के अरब कंट्रीज के हों, चाहे ब्रिटिश कंट्री, चाहे यूरोप कंट्रीज के हों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। सुबह से शाम तक हम लोग देखते थे, किचन चलता था, भंडारा टाइप चलता था, सबको भोजन, और सब आके वहाँ सब लोग आते थे सीधे। मतलब मेरे जीवन में तो उस समय 97, 98, मैं भी राजसी परिवार से रहा हूँ, बड़ा राजपूताना परिवार की हमारी बैकग्राउंड रही है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी। उस समय ऐसा लगता था शायद प्राइम मिनिस्टर इनके आगे छोटा है, शायद राष्ट्रपति भी जो आके बैठा रहता है, नरसिम्हा राव बैठे रहते हैं, तो छोटी बात थी। केंद्रीय मंत्री, कोई गवर्नर, सब आ रहे हैं, और ये देश के नहीं विदेशों के भी आते थे। तो मैं नहीं समझता कि CIA एजेंट होने की या कोई ऐसे गलत लोगों के संपर्क में तो रहे होंगे, संपर्क फंसा दिया जाता है। हाँ, फंसा दिया जाता, लेकिन संपर्क को कभी मना नहीं करते थे। भक्ति भाव थी, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। जितना रात के 12 बजे तक मिलना एक संत का, 1 बजे तक मिलना, भारी शरीर था, बहुत बड़ा भारी। कहीं जाते थे किसी के यहाँ कार्यक्रम में, कभी जाते थे, नियम के इतने पक्के थे। ये बेल्ट जो होती, सीट बेल्ट, अब तो ट्रैफिक जुर्माना होने लगा उस पर, तब 97, 96 में कहाँ थी सीट बेल्ट का, ट्रैफिक का, दिल्ली की सड़कें ऐसी कहाँ थी। लेकिन वो भारी शरीर था, लेकिन फिर भी कहते ड्राइवर से सीट बेल्ट ला, नहीं लगती तो हम पीछे से उतर के आते, लेके बेल्ट खींच के उसको ठोक देते थे, बस पेट कस जाता था, भारी पेट था, भारी शरीर था, नहीं आते थे उसमें। लेकिन कहीं नहीं, सीट बेल्ट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगा के चलेंगे। वो नियम के इतने पक्के थे और कानून के विश्वास करते थे, तो उनका भावना थी, उनका भाव था। पहला कोट और पहला गाउन और पहला बैंड जब बांधा उन्होंने, लोग जुडिशरी से जुड़े लोगों से बांधते, लेकिन उन्होंने, मुझे गर्व की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है, जीवन भर रहेगी मेरे लिए सम्मान। कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से जैन कमीशन जो है उनका नाम राजीव गांधी हत्याकांड में लेके चली आई? नहीं, उनकी राजेश पायलट से कंट्रोवर्सी हो गई थी। ठीक है। राजेश पायलट जी उस समय गृह मंत्री थे। ठीक है। तो उनका उस समय चला सिक्का, और उसकी वजह से उनका नाम फंसाया गया। उनका इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो बहुत साफ स्वच्छ मन के थे, और देखिए उसका परिणाम भी क्या हुआ, निर्दोष साबित हुए। कहीं कुछ ऐसा नहीं। उस समय के आरोप लगे, लोगों को जलन थी, ईर्ष्या थी कि कैसे एक संत
कैसे इतना बड़ा, जहां दुनिया आ रही है, दुनिया नतमस्तक हो, तो कैसे तो उसको गिराओ, कैसे तो को अपमानित करो, कैसे तो उसका असम्मान करो जाहिर। तो ये ऐसी भावना थी। जो भी कभी भी चंद्रस्वामी के बारे में कमिंग जनरेशन अगर कभी कुछ पढ़ेगी जानेगी, उसका एक सवाल हुआ कि राजस्थान में एक मनी लेंडर का बेटा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वो ब्रिटेन में जो एक बर्डिंग पॉलिटिशियन थी, जो भविष्य में चल के मार्gaरेट थैचर बनी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, उस तक उसके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कैसे पहुंच बनी? मतलब कोई तो ओरिजिन स्टोरी होगी सर, कहीं से तो कुछ स्टार्ट किया, वो कोई तो कहानी भक्ति बताइए। आस्था की कहानी थी उनके साथ। भक्ति आस्था के बहुत बड़े प्रणेता थे और जो कह देते थे, अब कई बार ऐसे बैठे हैं, उंगली ऐसे बंद कर ली, मोटा हाथ था, चौड़ा हाथ था, तो कह देते थे किसी से कोई सी भी उंगली पकड़ो, तो कोई व्यक्ति नेचुरल भाई भक्ति है उंगली पकड़ लेता था। अब उंगली पकड़ के वो बोल रहे हैं, एमपी का टिकट चाहिए, लोकसभा का लड़ना चाहते हो, लोकसभा का चाहिए ना, वो चुप हो जाता था, पैरों पे पड़ जाता था। कोई कैसे जान सकता है, कोई कैसे समझ सकता है कि ऐसी बात है, ऐसी भावना है? तो कहीं ना कहीं भक्ति का भाव था। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, हाथ की रेखाएं नहीं देते थे, ये नहीं पढ़ते थे, कुछ माइंड रीडर थे। माइंड की बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनकी भक्ति आस्था की श्रद्धा थी। बिल्कुल रहा होगा सर ये। लेकिन एक और सवाल जनता ये जानना चाहिए, कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव लगभग हर काम उनसे पूछ के करते थे। ऐसे बड़े मामले आप लोगों के बातचीत में कभी आए कि प्रधानमंत्री ने उनसे फला चीज़ पे सलाह ली हो, उन्होंने इस तरीके की भविष्यवाणी की और वो सही बैठी हो? विदेशी नीति पे सलाह लेते थे नरसिम्हा राव आके, हम लोगों ने देखा है। नरसिम्हा राव आते थे, ज्ञानी जैल सिंह जी आते थे, सारे लोग सब उस समय के तत्कालीन मंत्री आते थे, सलाह भी लेते थे, क्या करूं स्वामी जी, क्या करूं इस पे, स्वामी जी। अच्छा, स्वामी जी क्या करते? ना तो उस केस की पूछते, ना उसके वेयर अबाउट्स पूछते, ना ग्राउंड पूछते, ना उनसे पूछते। आप जैसे हम लोग केस की बात करते हैं, कोई तैयारी, ये काम कर दो, ये काम कर दो, उनके जुबान से निकली हुई बात उसको अटल सत्य मान लेते थे लोग, कि वो सत्य है, अटल सत्य है, और उसको मान लेते थे लोग। कोई एक तो कहानी ऐसी बताइए चंद्रस्वामी जी की जो बहुत ही ऐसी है, जो बिल्कुल आप तक सीमित हो, और फिर हम इसको ख़त्म करने की तरफ ले चलते हैं। 97 था, रेड पड़ना शुरू हो गई थी, सीबीआई की रेड। उन्हें एहसास था रेड पड़ेंगी, उन्हें इतनी तक खबर थी, इनपुट इतने थे उनके कि आज सीबीआई की रेड पड़ेगी। तो कहीं कहीं उनके रुपए भरे हुए रखे थे, उन्होंने कहा इन रुपयों को तो ठिकाने लगा दो, सीबीआई की तो रेड पड़ने वाली है। अब सोचिए आप 97 98 के बीच की बात को, तो लोगों ने, गाड़ियां थी उसमें, मारुति वैन थी, मारुति 800 थी, यही गाड़ियां थी जिसमें किडनैपिंग होती थी फिल्मों में किडनैपिंग होती थी। हाँ, इस तरह चलता था। उनमें नोट, उस समय 500 के नोट तो थे नहीं, 1000 का नोट था नहीं, 2000 के भी नोट नहीं थे, कुछ नहीं था, 100 वाले होते थे। अब उस समय 100 के नोट की भी कीमत थी बहुत। उस समय का 100 का नोट आज के 2000 के नोट से 97 का 100 का नोट लोग चेंज नहीं कराते थे, सब्जी नहीं खरीदते थे, 100 का नोट चेंज नहीं कराते थे। जहाँ 1-2 रुपए 10-20 रुपए में सब्जी आ जाती हो। सोना उस समय 4500 4000 रुपए था, 3800 4000 ये था उस समय रेट। अब पता नहीं इस बात का, इस सच्चाई का लोग क्या अर्थ निकाले। मुझे इसका एपी सिंह कभी इस बात से नहीं डरा, जो बोल दिया उसको बोल दिया। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा क्या करें, कहीं उस कमरे को खोलो, उस कमरे से वहाँ से नोट भरो और इन गाड़ियों में भर लो, जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी गाड़ियाँ उनको नोटों से भर लो, कपड़े चादरें डाल दो और इधर उधर दूर खड़ी कर दो, जाके लॉक करके खड़ी कर दो जाके। गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई। कितनी गाड़ियाँ रही होंगी? अब बैन थी 2-3 गाड़ियाँ, 800 थी, ऐसी थी। मतलब 15 20 25 गाड़ी, 50 गाड़ी? नहीं, इतनी 10 गाड़ी, 6-7 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ होंगी। और ड्राइवर के अलावा पूरा भरा हुआ? हाँ, ड्राइवर ही ले जाके, मतलब ड्राइवर गाड़ी भरी हुई? ड्राइवर नहीं थे, उनके लोग ही थे, मतलब विश्वास पात्र थे उनसे। लेकिन गाड़ी, हाँ, गाड़ियाँ लगाई गई, गाड़ियाँ भरी गई, चादरे वादरे डाल दिए गए जैसे तैसे करके, और वो दूर दूर, और वो रोड भी थी, एक कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब मीनार की तरफ वाली रोड, जो साकेत के लिए, अब साकेत कोर्ट उस समय नहीं थी, उधर के लिए खुद वैसा जंगली एरिया पड़ता है, तो वहाँ दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई। पता नहीं बाद में उन गाड़ियों का क्या हुआ। सीबीआई रेड लंबी चली, बहरोड भी चली, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में भी चली, छतरपुर का भाटी माइंस था वहाँ भी चली, एक साथ सब जगह चली, और वो सब कुछ पूरा चलता रहा। सब अरेस्ट हुए, जेल गए, मतलब छिन्न भिन्न सब हो गया। लेकिन उन्होंने बता दिया
कि ये सब कर दो जाके, तो वो आज तक कहीं बोला भी नहीं गया। कहाँ है सर पैसा वो वाला? अब वो वही तो पता नहीं, लोग जिनके पास गाड़ी की चाबी थी, जिन्होंने खड़ी की, बाद में उन्होंने क्या किया, सब हबड़ तबड़ हो गया और सब ऐसे ही चला गया। आई स्वेयर मैं इस पे ख़त्म कर देता, लेकिन अचानक से एक सवाल ये आ गया कि एक आदमी जो 91 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री का मतलब राइट हैंड कह लीजिए, या भारत का प्रधानमंत्री उनका राइट हैंड था, पीवी नरसिम्हा राव, हाँ, उनके पास अनअकाउंटेड फॉर मनी थी कम से कम 10-12 गाड़ी भर के, मतलब ब्लैक मनी नहीं 6-7 गाड़ी भर के ब्लैक मनी 6-7 गाड़ी भर के थी। और उनको मतलब सीबीआई की उनके ऊपर रेड पड़ी पड़ी थी। मतलब एक तरीके से काला ही धन हुआ, अगर मेरी सही अंडरस्टैंडिंग है सोने तो। की मूर्तियां, गणेश जी सोने और चांदी की लोग उन्हें देते थे, लोग उन्हें खाली हाथ कभी नहीं आते थे, उन क्या देते थे, तोहफे देते थे, संत सोना को तो इन सब पे चांदी। टैक्स भरना चाहिए था ना सर? नहीं, टैक्स वैक्स तो भरते थे, सब कुछ टैक्स भी भरते थे, सब कुछ लेकिन करते 7-8 गाड़ी 100 के नोट में भी बहुत पैसा हो गया 97 थे। में। हाँ, पैसा तो था, पैसा आपको डर नहीं इस बात का कि आप मतलब ऑन कैमरा ये चीज बता रहे हैं तो कल इसका कोई लीगल रेमिफिकेशन हो सकता है? नहीं होगा तो होगा, कोई बात देखा नहीं। जाएगा। संत थे, क्या है इसका लीगल क्या? लेकिन संत के पास भी मतलब अनअकाउंटेड फॉर वो मनी और संत गोल्ड हो। तांत्रिक सम्राट थे, चंद्रा स्वामी थे, कोई छोटी बात नहीं थी। चंद्रा स्वामी नाम होना और चंद्रा स्वामी के पास जाना और चंद्रा स्वामी का व्यक्ति होना कोई छोटी बात नहीं, उस समय भी थी, बहुत बड़ी बात थी। कोई मतलब देख रहा होगा बडिंग लीगल स्टूडेंट, तो वो बोलेगा कि मतलब पीएम का जो राइट हैंड रहा वो अब एक काला बात धन- बताइए, काला धन अब एक accumulate बात करके बताइए, बैठा लोग हुआ था। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बोलना। आज पीछे अभी 2025 में भी हम्म दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के यहाँ कमरा भरा मिला ना नोटों से, आज जला नोटों से मिला, वो तो 500-500 के थे, वो तो 100-100 की बात वो तो थी। कह रहे मेरे नहीं है, वो मेरे नहीं, मैं भी कहता हूँ उनके नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं आपने ठिकाने लगाने में मदद की। नहीं, मैंने मदद नहीं की। अच्छा। मैंने मदद नहीं की, जो उनके बहुत हमसे भी ज्यादा विश्वास पात्र थे, ऐसा नहीं, कहीं तो थे लोग उनके, तो उनके विश्वास पात्र थे लोग, जो उन्होंने किया काम, जो जहां रखा होगा तो उन्होंने रखा, ऐसा उन्होंने बोला। क्या उनको सुना, मैंने अपने कानों से सुना कि ऐसा कर दो जाके, ऐसा कर दो जाके। मेरे को लगता है कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन का इससे हाई पॉइंट नहीं हो सकता कि चंद्र स्वामी जी जो एक जमाने में भारत के 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव, उनके क्लोजेस्ट बताए जाते थे। क्या मतलब लेजेंड ये तक है कि नरसिम्हा राव जो भी करते थे चंद्र स्वामी से पूछ के करते थे, और एपी सिंह सर के साथ इस कॉन्वर्सेशन में ये निकल के आया है जब मतलब वो धीरे धीरे उनका पावर वेन कर रहा था, धीरे धीरे घटता चला जा रहा था, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, सब कुछ तितर बितर हो रहा था, तो सीबीआई की रेड के टाइम पे उनके पास जो अनअकाउंटेड फॉर मनी था वो भी उनको ठिकाने लगाना पड़ा। इसी नोट पर, इसी कहानी के साथ इस पॉडकास्ट का हम अंत करते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे अपने अगले गेस्ट के साथ। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।